ठीक है, what rule 6F2 says. तो pay attention on screen. Rule 6F2 very very interesting. ये हम पढ़ेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें टैक्स ऑडिट फॉर्म नंबर 3CD में। तो अब देखें, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन रूल 6F, ये किसको रखना है? पर्सन हु आर ए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। और उन्होंने लिस्ट बताया है, आप देखें कैश बुक, और कैश बुक की डेफिनेशन भी दी है, वो पढ़ने नहीं जा रहा हूं मैं, आप खुद पढ़ लेना उसको, लेकिन उसको कैश बुक रखनी है, फिर जर्नल वाउचर रखना है, फिर लेजर रखना है, फिर हाइट देखें सीरियल नंबर 4, उसको 25 रुपए से ऊपर जो भी बिल इश्यू किया है उसकी कार्बन कॉपी रखनी है, और वो सीरियल नंबर्ड होने चाहिए। दे शुड बी आइदर मशीन नंबर्ड और अदरवाइज सीरियली नंबर्ड। तो इस प्रोफेशनल ने कोई भी बिल इश्यू किया है 25 रुपए से ऊपर, उसकी कार्बन कॉपी रखनी है, और उसने कोई खर्चे किए हैं तो उसके ओरिजिनल बिल रखने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय दीज प्रोफेशनल्स। ठीक है, और मान ले कि ये खर्चे डज नॉट एक्सीड 50 रुपी, अगर ये खर्च 50 रुपए से कम है तो उसको वाउचर रखना है। तो दिस इज अमेजिंग। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो आपको कैश बुक, जर्नल, लेजर, आपने जो बिल इश्यू किए उसकी कार्बन कॉपी 25 रुपए से ऊपर का बिल है तो, और ओरिजिनल बिल आपने जो एक्सपेंडिचर किए हैं वो रखना है, और अगर खर्चे कम है, 50 रुपए से कम खर्चा है, तो आपको वाउचर रखना है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो अभी आप ऑडिट सीजन में हो और ऑफिस में बैठे बैठे आप सैंडविच खा गए, ठीक है, और मान लो 40 रुपए की सैंडविच आपने खाई और नीचे वाले ने बिल नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, खर्चा 50 रुपए से कम है, तो आपको वाउचर तैयार करना है और उसके पर आपके सीए की साइन लेनी है कि ये खर्चा सही है। और वाउचर तैयार करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो सैंडविच में जो टोमेटो सॉस रहता है उसकी इंप्रेशन वाउचर पे पड़नी चाहिए, तो मालूम पड़ेगा ना आपने सैंडविच खाया। तो दिस इज स्टूपिड दैट 50 रुपए से कम को लेकर आपको वाउचर भी रखना है। और अगर आप डॉक्टर हैं तो गए काम से, आपको ऊपर का तो लिस्ट रखना ही रखना है। तो ये आप जब डॉक्टर का ऑडिट करें तो ध्यान रखें। इसके अलावा उनको पेशेंट रजिस्टर रखना है। दिस इज अमेजिंग। क्या रखना है? पेशेंट रजिस्टर। और उसका गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब फॉर्म रखा है, फॉर्म नंबर 3C। उसमें क्या लिखा है? नेम ऑफ द पेशेंट, व्हेन पेशेंट गॉट एडमिटेड, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, सर्विसेज रेंडर्ड। उसके अंदर 2 कॉलम है, सर्विसेज रेंडर्ड, वेदर पेशेंट इज अलाइव और डेड। हो सकता है ना डेट भी हो जाएगा। तो बहुत लंबा लिस्ट है फॉर्म नंबर 3C। उसके फॉर्म में डेली केस रजिस्टर मेंटेन करना है। इसके अलावा डॉक्टर को इन्वेंटरी मेंटेन करनी है। ध्यान दे, किसकी? ड्रग्स, मेडिसिन, अदर कंज्यूमेबल एसेसरी यूज फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और फॉर हिज प्रोफेशन। और ये जो सारे बुक्स हैं, दे शुड बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो 6 साल के, 6 साल कहां से देखने? एंड ऑफ रिलेवेंट एवाई। जैसे मान ले हम रिलेवेंट एवाई पकड़े 12-13, तो उसका एंड कब होगा? 31 मार्च 13। तो असेसमेंट ईयर 12-13 के बुक्स रखने उनको कब तक? 6 साल, वहां से 31 मार्च 19 तक। यानी अभी उनके पास कौन से बुक्स होने चाहिए? असेसमेंट ईयर 13-14 के बुक्स उनके पास होने चाहिए। तो दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट अंडर लॉ। लेकिन डॉक्टर को लेकर आई फाइंड इट वेरी फनी। ये आप देखें, उनको डेली केस रजिस्टर रखना है और इन्वेंटरी रखनी है, ड्रग्स, मेडिसिन और कंज्यूमेबल एसेसरी। नाउ इंटरेस्टिंगली, इन्वेंटरी सबसे बड़ी चैलेंज है डॉक्टर को लेकर। मान लो आप शाम को जाएंगे डॉक्टर को लेकर, तो डॉक्टर पागल हो जाएगा। रात को 8:30 बजे के बाद वो बोर्ड लगाएगा कि डोंट डिस्टर्ब, नाउ नो पेशेंट विल बी एंटरटेन, डोंट डिस्टर्ब। व्हाई? बिकॉज डॉक्टर इज काउंटिंग मेडिसिन। और वो क्या करेंगे? स्टॉपेक काउंट करते जाएंगे, और फिर रात शाम को काउंट करेंगे तो 2-3 स्टॉपेक कम मिलेगी। परेशान हो जाएंगे, कहां गई 2-3 स्टॉपेक, पागल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुद ने खा ली। डॉक्टर अगर खुद स्टॉपेक खा लेंगे तो इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ठीक है, तो उसको इन्वेंटरी मेंटेन करनी है। दिस इज टू मच, बट डोंट वरी। अब ध्यान से पढ़ें। जैसे अपने फैनिल से बता रहे थे हमारे चेयरमैन और मेरे दोनों स्टूडेंट हरित भाई और फैनिल भाई कि मेहुल सर कैसे पढ़ते हैं, तो आप लॉ में ध्यान से पढ़ें। इन्वेंटरी अब पढ़ना कैसे है, आज हम वो भी सीखेंगे इस लेक्चर में। इन्वेंटरी कौन से दिन की मेंटेन करनी है, ध्यान से देखें। एज ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, यानी डॉक्टर को एक बार ही काउंटिंग करना है साल में। आर यू गेटिंग? वरना तो डॉक्टर सही में सिर दर्द हो जाएगा उनको और अपने ही स्टॉपेक खा के ड्राइंग बताएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव टू मेंटेन ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक।
तो इट इज द ड्यूटी ड्यूरिंग ऑडिट कि आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने डेली केस रजिस्टर मेंटेन किया है या नहीं किया है। आपकी ड्यूटी है कि उन्होंने इन्वेंटरी का लिस्ट तैयार किया है या नहीं किया है, क्योंकि कोई भी छोटा या बड़ा डॉक्टर होगा, नॉर्मली कंज्यूमेबल मेडिसिन P&L में डेबिट आएगी आएगी और आएगी, तो आपको उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी भी देखनी है। इसके अलावा उन्होंने हाइड कर दिए 50 रुपए से ऊपर हर बिल आपको देखना है, और 50 रुपए से कम है तो आपको वाउचर भी मांगना है। तो दिस इज टू मच फ्रॉम ए प्रोफेशनल दे आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, कौन से प्रोफेशनल? जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट पिछले 3 में से 1 साल में 1.5 लाख से ऊपर चली गई। अब आइए चलते हैं दूसरी कैटेगरी बुक्स को लेकर, जो मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि बिजनेसमैन को लेकर ऐसे कोई बुक्स का लिस्ट नहीं है। ये सारा लिस्ट किसके लिए था? कैश बुक, जर्नल, लेजर, प्रोफेशनल्स के लिए था। अब देखते हैं बिजनेसमैन को लेकर क्या रिक्वायरमेंट है, ध्यान से पढ़ें, स्क्रीन पे देखें। अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, यानी अदर पर्सन है, यानी लीगल मेडिकल उसको छोड़कर कोई अदर पर्सन है, तो उनको लेकर उन्होंने बताया है अगर उसकी बिजनेस में से इनकम या प्रोफेशन में से इनकम 1,20,000 से ऊपर होगी। अब सवाल ये उठेगा, सर यहां प्रोफेशन क्यों लिखा? दैट इज द बिग क्वेश्चन। आई विल आंसर दैट वेरी सून। पहले हम पढ़ लेते हैं। अगर उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन 1,20,000 से ऊपर है, और लिखा है, और ध्यान से देखें, इनकम बिजनेस में से 1,20,000 से ऊपर है, या उनका टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट या सेल exceed 10 lakh in any of the 3 years preceding the previous year। तो लॉ क्या कहता है? अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन में हैं, कौन से प्रोफेशन वो बता रहा हूं मैं आपको थोड़ी मिनटों में, अगर उसमें से इनकम 1,20,000 से ऊपर हो रही है या 10 लाख से ऊपर आपका टर्न हो रहा है पिछले 3 सालों में, then you should maintain such books of accounts and documents as enabling AO to compute total income। तो this is amazing। ये क्या कहता है? अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में से हैं, आपकी इनकम बोल रहा हूं 1,20,000 की बात कर रहे हैं, या आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जा रहा है, यू शुड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन कैसे? कोई लिस्ट नहीं। जैसे प्रोफेशनल में लिस्ट लिखा था, कैश बुक, लेजर, जर्नल, ऐसा कोई लिस्ट नहीं। ऐसे बुक्स रखने आपको मर्जी पड़े वैसे, लेकिन उसमें से एओ आपकी टोटल इनकम तय कर पाए। आर यू गेटिंग? यानी उनके लिए कैश बुक, जर्नल, लेजर कुछ भी नहीं। नाउ टेल मी, रिलायंस इंडस्ट्री की इनकम, बिजनेस इनकम 1,20,000 से ज्यादा होगी? हाँ या ना? हाँ। रिलायंस इंडस्ट्री का टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा होगा? हाँ। तो उनके लिए यहाँ कोई भी स्पेसिफाइड सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं। इसलिए जब हम 3CD रिपोर्ट भरते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि कोई भी इनके लिए रूल नहीं है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, आप याद करें, जब भी आप ऑफिस में देखेंगे 3CD में, तो हम एक कॉलम में 3CD में पढ़ते हैं, वहां पूछते हैं कि whether any books of account prescribed under the income tax act, तो हम आंसर लिखते हैं नो। सिर्फ प्रोफेशनल को लेकर ही हम यस लिखते हैं, बाकी बिजनेसमैन को लेकर हम क्या लिखते हैं? आंसर इज नो। अब सवाल ये उठेगा, सर यहां भी बिजनेस और प्रोफेशन लिखा है, तो सर ये कौन से प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं? तो जो 44AA सबसेक्शन 1 हमने देखा, वो किसकी बात कर रहे थे? स्पेसिफाइड प्रोफेशन। और स्पेसिफाइड प्रोफेशन का लिस्ट था। लिस्ट हमने क्या देखा था? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, ये सारा हमने लिस्ट देखा था। इसको छोड़कर जो बचे वो प्रोफेशनल। अब सवाल उठेगा, उसको छोड़कर कौन से प्रोफेशनल बचे? तो ध्यान दे, वहां फिल्म आर्टिस्ट था, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे। तो स्पोर्ट्स पर्सन विल फॉल इन दैट कैटेगरी, अदर प्रोफेशनल्स। ठीक है। फिर प्रोफेशनल में कौन आएंगे? कारपेंटर, प्लम्बर, वो भी प्रोफेशनल ही है। प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? एक उसके पास स्किल होती है, दूसरा अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो उनको प्रोफेशनल बोलते हैं नॉर्मली। तो कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वो भी कौन कहलाएंगे? प्रोफेशनल। लेकिन कौन से प्रोफेशनल? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है। तो उनके लिए क्राइटेरिया है, अगर उनकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो या पिछले 3 सालों में टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो, तो उनको बुक्स रखने, वो भी कैसे? ऐसे बुक्स जिससे एओ संतुष्ट हो पाए और एओ टोटल इनकम तय कर पाए। उनके लिए कोई लिस्ट नहीं है कैश बुक, लेजर जैसा। इसलिए जब भी आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करें, तब ध्यान दें, जब बिजनेसमैन का ऑडिट रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, और अगर सवाल पूछा गया टीसीडी में, जो सवाल है कि व्हाट आर दी बुक्स प्रिस्क्राइब, तो आप लिखेंगे नो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल का ऑडिट कर रहे हैं, तो आप जरूर लिखेंगे दैट बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब अंडर रूल 6F2, और आपको लिखना है कैश बुक, लेजर, और डॉक्यूमेंट भी लिखना है 50 रुपए से ऊपर वाला ओरिजिनल बिल और 25 रुपए से ऊपर वाले की कार्बन कॉपी। ये सारा आपको डिटेल में लिखना है। और डॉक्टर है तो 2 चीज और लिखनी है, डेली केस रजिस्टर और इन्वेंटरी ऑन फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एंड अदर कंज्यूमेबल। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम 3CD।
आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस फर्स्ट पार्ट। अब मान ले कोई ऐसा, अच्छा बिजनेसमैन को लेकर एक अमेंडमेंट आया था 2 साल पहले, खास करके आई विल जस्ट गाइड यू। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं तो उनके लिए उन्होंने लिखा था, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो जो 1,20,000 है उसके बजाय हमने 2.5 लाख पढ़ना है। तो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ इज कैरिंग ऑन बिजनेस और ए नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, तो अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर जा रही है और जहां 10 लाख टर्नओवर देखा था वहां उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 25 लाख से। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को बुक्स कब रखने हैं? अगर उनकी बिजनेस में से इनकम 2.5 लाख से ऊपर जा रही है या उनका टर्नओवर 25 लाख से ऊपर जा रहा है पिछले 3 सालों में, तो उनको क्या करना है? बुक्स मेंटेन करने। लेकिन कैसे बुक्स मेंटेन करने? जिससे वो उनकी टोटल इनकम तय कर पाए। ठीक है। अब मान ले इसके अलावा कोई है, इसके अलावा यानी ऊपर कोई फॉल नहीं हो रहा है, अदर पर्सन, तो उसके लिए क्या होगा? नॉट कवर्ड बाय अबव। तो नॉट कवर्ड बाय अबव कौन बचा? प्रोफेशनल नहीं है, बिजनेसमैन है लेकिन टर्नओवर 10-25 लाख से, मान ले इंडिविजुअल बिजनेसमैन है और टर्नओवर 25 लाख से कम है और इनकम 2.5 लाख से कम है, ऐसे लोग हैं तो उनके लिए इनकम टैक्स में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है बुक्स को लेकर। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ 44AA? कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। प्रोफेशनल्स चोर हैं, उनके लिए लंबा लिस्ट है, कैश बुक, लेजर, बिल रखना है। बिजनेसमैन को लेकर कोई लिस्ट नहीं। हाँ, अगर कंपनी है तो एज पर कंपनीज एक्ट दे हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर एलएलपी है तो दे हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर एलएलपी एक्ट, वो अलग बात है। लेकिन इनकम टैक्स में तो उनके लिए कोई भी लिस्ट नहीं है। तो दिस इज प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग यू शुड गेन। ठीक है। जैसे जय ने बताया कि पहले साल आर्टिकलशिप करते हैं तो पता नहीं लड़खड़ा जाते हैं, समझ में नहीं आता है कितना पैर हाथ इकट्ठा कर, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों लिखा। तो इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ एम्बेडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये बात हुई 44AA को लेकर। अब ध्यान दें, हम थोड़ी बात करेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लेकर, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां बताया गया है कि दैट यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड यू हैव टू गेट देम ऑडिटेड इन सर्टेन सिचुएशन। तो मैं आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूं थोड़ी मिनटों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन समझने के बाद हम जाएंगे एप्लीकेबिलिटी अंडर 44AB, टैक्स ऑडिट को लेकर जो 44AB सेक्शन है उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ऑल इन ऑल इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स मोर। फिर बाद में हम क्लोज टू क्लोज एनालिसिस की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यू नीड टू बी विथ मी एंड आई एम ए पर्सन हु वांट यू टू रीड, क्योंकि मैं हर वक्त मेंबर ट्रेनिंग में भी यही बोलता हूं और स्टूडेंट ट्रेनिंग में भी, क्योंकि मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप पढ़ना सीख जाए तो किसी प्रैक्टिशनर की, किसी को सुनने की भी जरूरत नहीं। मान लो आप कहीं सब्जेक्ट भी खुद तैयार कर रहे हैं, अगर आप पढ़ना सीख जाए इनकम टैक्स, जीएसटी, तो कोई फैकल्टी से पढ़ने की भी फिर जरूरत नहीं। इट इज सो इजी लॉ। ठीक है। इंटरप्रिटेशन के इशू आते रहते हैं, लेकिन कोई भी अच्छी बुक पकड़ लो, उसमें अच्छे खासे प्रैक्टिकल है। जैसे मेरी बुक है उसमें 800 प्रैक्टिकल है सीए फाइनल की, 800 प्रैक्टिकल्स हैव रिटन, छोटे बड़े मिला के। तो देन यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड, देयर इज नो नीड टू इवन take a coaching or a guidance from any faculty, only when you know how to read the law. ठीक है। तो आइए देखते हैं हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर वन स्क्रीन, पे अटेंशन। पहली सेक्शन है हमारी आज के डिस्कशन की 44AD। ये बहुत महत्वपूर्ण है 44AD, ध्यान दें। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर एलिजिबल एसएससी कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस, यानी 44AD का बेनिफिट कौन ले पाएगा? एलिजिबल एसएससी ले पाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर सम चार्ट्स एज वेल। एलिजिबल एसएससी 44AD का बेनिफिट ले सकता है। एलिजिबल एसएससी किसको बोलेंगे? तो एलिजिबल एसएससी इज ए पर्सन हु इज ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और ए पार्टनरशिप फर्म। और वहां लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, और बीच में लिखा है एंड लिखा है, एंड ही हैड नॉट क्लेम एनी बेनिफिट ऑफ 10AA, और ही हैड नॉट क्लेम एनी बेनिफिट ऑफ 80H to 80RRB। ध्यान दे, ये क्या कह रहे हैं? ही शुड बी ए रेसिडेंट, और वो भी क्या लिखा है? 3 वर्ड बताए, रेसिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म। यानी 44AD का बेनिफिट सिर्फ कौन ले सकता है?
इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म, और वो भी रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट है देन ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ 44AD, नंबर 1। नंबर 2, फर्म की डेफिनेशन अगर आप इनकम टैक्स में खोल के देखें सेक्शन 2 सब क्लोज 23, तो वहां लिखा है फर्म इंक्लूड एलएलपी, लेकिन यहां लिखा है 44AD को लेकर एलएलपी 44AD का एडवांटेज नहीं ले पाएगी, स्पेसिफिकली उसको एक्सक्लूड किया है। ठीक है, तो इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म उसका बेनिफिट ले पाएंगे, एलएलपी उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगी। नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है, बीच में एंड था, दूसरी कंडीशन ये है कि उनको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि उन्होंने 10AA का एडवांटेज नहीं लिया है जो एसईजेड के यूनिट को लेकर मिलता है, या एटीआई, आईबी, आईसीएस स्पेशल डिडक्शन है। ठीक है, वो स्पेशल डिडक्शन जो 80H से लेकर 80RRB वाले, वो उन्होंने क्लेम नहीं किए होने चाहिए। उसमें एक आता है 80JJAA, वो भी आएगा 80H से 80RRB के बीच में। ये आपको जानकारी है 80JJAA किसको मिलता है, पर्सन हु हैड मेड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन। ठीक है, तो अगर आप वो डिडक्शन ले रहे हैं तो फिर आप 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल एसएससी। अब आगे देखते हैं एलिजिबल बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिजिबल बिजनेस? तो एलिजिबल बिजनेस का मीनिंग है ही इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्सेप्ट प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस अंडर 44E। तो मैं निकला गड्डी लेके, बहुत पुराना सनी देओल का मूवी है गदर। तो अगर आप प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेज में है तो आप कौन से सेक्शन में चले जाएं, 44A में चले जाए, आपको 44AD का एडवांटेज नहीं मिलेगा। और दूसरी कंडीशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपए इन ए प्रीवियस ईयर। आई थिंक क्लियर। तो यू शुड बी एन एलिजिबल एसएससी कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस। और एलिजिबल बिजनेस में डेफिनेशन है कि योर टर्नओवर, यू शुड बी डूइंग एनी बिजनेस, नो वरी, बट योर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो यहां से आपके बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आपके बहुत सारे सवाल हैं, सर शेयर ट्रेडिंग कर रहा है उसको 44AD लगेगी? जरूर लगेगी। अगर टर्नओवर 2 करोड़ से कम है शेयर ट्रेडिंग का तो ही विल बी कवर्ड इन 44AD, क्योंकि एनी बिजनेस इज कवर्ड, एनी बिजनेस एक्सेप्ट प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस। मान लो मैंने F&O ट्रेडिंग किया है तो यस, F&O ट्रेडिंग इज ऑल्सो कवर्ड अंडर 44AD, तो ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ 44AD। ध्यान क्या रखना है, ही शुड नॉट हैव ए टर्नओवर एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपए एंड ही शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ 10AA, 80H to 80RRB। तो एनी डैम बिजनेस विल बी कवर्ड। याद रहे, एनी डैम बिजनेस। प्रोफेशनल्स 44AD का एडवांटेज नहीं ले सकते। ध्यान से समझे, इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का प्रोफेशनल एडवांटेज नहीं ले सकते, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसका एडवांटेज लोग लेते थे, इसलिए 2012 में अमेंडमेंट आया था। और अमेंडमेंट क्या आया था, ध्यान से देखिए। अमेंडमेंट ये कहता है, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall not apply to a person who is carrying on profession under 44AA1। तो प्रोफेशनल्स कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ 44AD। फिर बहुत इंटरेस्टिंग है, पर्सन अर्निंग कमीशन ब्रोकरेज कैन नॉट टेक एडवांटेज। और तीसरा है पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस। तो ध्यान दे, पर्सन हैविंग कमीशन ब्रोकरेज ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ 44AD। क्या बोल रहा हूं मैं, कमीशन ब्रोकरेज। अब ये जब उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया था 2012 फाइनेंस एक्ट 11 में, तो लोग क्या करते थे, जो कमीशन एजेंट है, ब्रोकर हैं, वो भी 44AD में जाते हैं। और आपको मालूम है 44AD का लॉ क्या है? लॉ ये कहता है आपको इनकम दिखानी है कितनी, 8% ऑफ टर्नओवर। और अगर आपका कलेक्शन चेक से है या अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट से है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, तो 6% ऑफ दैट टर्नओवर। ठीक है, तो ब्रोकर क्या करता था, इंटरेस्टिंगली ब्रोकर इस सेक्शन का एडवांटेज लेता था और ब्रोकर 8% इनकम दिखाता था। नाउ दिस इज अमेजिंग। आप प्रैक्टिकली सोचे, ब्रोकर का खर्चा क्या? अगर मान लो रियल एस्टेट ब्रोकर है, आप उसको फोन करो कि आपका कोई प्रॉपर्टी का ऐड दिया था, आज ऐड दिया था। बिकॉज ब्रोकर क्या करेगा, चबाते रहेगा तंबाकू। आप बोलेंगे मुझे प्रॉपर्टी दी, अरे आप पहुंचो, मैं 5 मिनट में पहुंचा, 5 मिनट में मैं वहां पहुंचा, ये किक लगा के आया बाइक को। एम आई राइट? इसका खर्चा क्या, एक तंबाकू का और एक पेट्रोल का खर्चा ही 8% नहीं होगा, और वो इनकम 8% दिखा रहा था। गवर्नमेंट पागल हो गई कि ये ब्रोकर, और लॉ में लिखा ही नहीं था एनी बिजनेस इंक्लूड कमीशन बिजनेस। तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया फाइनेंस एक्ट 11 के जरिए कि कमीशन ब्रोकरेज की इनकम को लेकर ये लोग 44AD का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। और लास्ट जो हमने देखा, पर्सन कैरिंग ऑन व्हाट, बिजनेस इन नेचर ऑफ
एजेंसी, एजेंसी बिजनेस में क्या होता है, उनका मुनाफा ही 8% से कम होता है, उनका जीपी कभी कभी 5-6% होता है। खास करके अगर आप ऑडिट करते हैं फार्मा, फार्मा को लेकर जो एजेंसीज हैं उनका टर्नओवर बहुत रहेगा, ठीक है, लेकिन उनकी दिक्कत क्या होगी, उनके मार्जिन रहेंगे 4 से 5%, ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहा हूं मैं। और जब ग्रॉस मार्जिन 5% रहेगा तो नेट प्रॉफिट वो कहां से 6% दिखाएंगे। तो थैंक गॉड गवर्नमेंट ने लिख दिया कि 44AD उनको लागू नहीं होगी। आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस पार्ट। एप्लीकेबिलिटी, किसको 44AD अप्लाई होगा या नहीं होगा, एलिजिबल एलिजिबल पर्सन एंड बिजनेस, इसकी कहां इंपॉर्टेंस है टैक्स ऑडिट में वो बताऊंगा मैं आपको। अब मैं छोटा सा एक ओवरव्यू लेता हूं। 44AD में आगे उनको प्रेजेंटिव इनकम दिखानी है कितनी, 8% ऑफ टर्नओवर, और 8% इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वर्ड 6% अगर उनका कलेक्शन है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस से, ठीक है। और ये कलेक्शन कब तक आया है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक। तो सारे कलेक्शन को लेकर वो 6% दिखा सकते हैं, लेकिन एक गलत फहमी में से निकल जाए। अब जब आप पढ़ते हैं तो आप इतना ही देखते हैं 8%, क्योंकि स्टूडेंट को फिगर से लगा होता है, परसेंटेज या जो न्यूमेरिकल होता है उससे लगा होता है। अब पूरा नहीं पढ़ते, अब मैं पूरा पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। उनको इनकम कितनी दिखानी है, 8% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, और ध्यान से देखे बीच में लिखा है और क्या लिखा है, अमाउंट अर्न्ड बाय एलिजिबल एसएससी फ्रॉम सच बिजनेस विचएवर इज हायर, यानी आपके परसेंट टर्नओवर के 8% या आपने इस बिजनेस में से ज्यादा कमाया है, अमाउंट अर्न्ड बाय एसएससी फ्रॉम दैट बिजनेस विचएवर इज हायर। आर यू गेटिंग। अब इसको लेकर मैं आपको जानकारी दूं, लास्ट ईयर जब मैं, हरित और बाकी कमेटी मेंबर, डायरेक्ट टैक्स कमेटी मेंबर, हम लोग यहाँ जो इंस्टीट्यूट की टैक्स ऑडिट की एक गाइडेंस नोट निकलती है उसको हम अमेंड कर रहे थे, तो उसमें इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा हुई थी। वहां और 2-3 मेरे स्टूडेंट थे कमेटी में, तो बहुत लंबी चर्चा हुई, बहुत लंबी चर्चा इसको लेकर कि सर अगर हमने ज्यादा कमाया तो ज्यादा दिखाना पड़ेगा। लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है, 8% दिखाओ, अगर आपने ज्यादा कमाया है तो आप ज्यादा दिखाओ, विचएवर इज हायर। तो ध्यान दे, अगर आपने 12% मुनाफा कमाया नेट प्रॉफिट, तो यू हैव टू डिक्लेयर व्हाट, 12%। लॉ डजंट से यू शुड रिड्यूस अप टू 8%, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। लेकिन गलत प्रैक्टिस ये चल रही है कि लोग 8% पे रुक जाते हैं या 6% पे रुक जाते हैं, दैट इज नॉट द लॉ। आगे उसकी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे कि उसने इन्वेस्टमेंट किए, तो इनकम टैक्स कैन क्वेश्चन द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा है तो उसका सोर्स बताइए। और वो बोलेगा मैं तो 44AD में रिटर्न फाइल करता हूँ, मेरे कोई बुक्स नहीं है और मैं 6% इनकम दिखाता हूँ। अब इनकम टैक्स बोलेगा आपकी टर्नओवर है 1.5 करोड़, 6% कितना होगा, 9 लाख रुपए। पिछले 5 सालों से आपने 9 लाख इनकम दिखाया, 45 लाख रुपए, उसमें आपने कुछ खाया पिया, आपके पास बचा सेविंग 30 लाख रुपए, और आपने इन्वेस्टमेंट किया करोड़ रुपए का, तो करोड़ कहाँ से आए भाई। तब वो बिजनेसमैन बोलेगा सर ऐसे दिखाया है मैंने 6%, लेकिन मेरे मुनाफे में तो 15% मुनाफा रहता था, तो मैंने सारे बैंक में ही पैसा है। तो इनकम टैक्स फिर उसकी बोची पकड़ेगा कि लॉ में क्या लिखा है भाई, तुम जो कमाते हो अगर वो ज्यादा कमा रहे हो तो यू हैव टू रिपोर्ट हायर, अदरवाइज इट इज ए कंसीलमेंट ऑफ इनकम, उसकी आपको पेनल्टी भी लगेगी। और अगर आपकी अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मिल पाई या अंडरस्टेटेड इन्वेस्टमेंट मिल पाई तो उसके पर 60% टैक्स है, उसके पर 25% सरचार्ज है, उसके पर 3% एजुकेशन सेस है, उसके पर 6% पेनल्टी है। ये सारा मिलाए तो 84% बनता है, और असेसमेंट होते होते 1 साल निकलेगा तो उसके पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसका मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया वो सारा गवर्नमेंट ले जाएगी। इसलिए आप ऑफिस में क्लाइंट को गाइड करें, सीए आपके हैं उनके साथ चर्चा करें, अगर क्लाइंट ज्यादा कमा रहा है और 44AD का रिटर्न जा रहा है देन यू शुड रिपोर्ट हायर। अगर बैंक में ही बैलेंस पड़ा है, नेट प्रॉफिट है आपका 6%, मान लो सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसका टर्नओवर है पकड़ लो 1 करोड़, तो मुनाफा होना चाहिए 6 लाख और बैंक में पड़े 10 लाख, तो हाउ कैन यू से ही हैड अर्न्ड लेस देन 6%। कोई लायबिलिटी मान लो है ही नहीं, कैश में लाता है और कैश में बेचता है, यानी उधारी खरीदी नहीं करता है, क्रेडिट परचेज नहीं है, तो इस सिचुएशन में तो बैंक में पड़ा है वो सारा मुनाफा ही है भाई। तो बी केयरफुल कि 44AD does not say you have to restrict, it says 6%, or if you earn higher then you should declare what, higher. This is the beauty of presumptive taxation. ठीक है। There are some questions coming, I'll address at the end. आगे चलते हैं। अब मैं कुछ टैक्स ऑडिट को लेकर अब 44AD में बात करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह जानकारी है कि अगर आप एक बार 44AD चुन लेते हैं
पे अटेंशन, आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, ठीक है। अगर आप 44 AD चुन लेते हैं तो लॉ क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें। 44 AD 4, मैं रिलेवेंट सेक्शन ही दिखाने जा रहा हूं, ऐसा तो बहुत सारा है, बट आई विल शेयर द सीट। जो ये मेरा पीजीपी का चैप्टर है उसमें मैंने बहुत अच्छे प्रैक्टिकल भी लिखा है, यू जस्ट गो थ्रू देम, यू कैन अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। अब 44 AD 4 क्या कहता है, where eligible assessee declare profit for any assessment year in accordance with the provision of this section, ध्यान से पढ़ें, when he declare profit as per this section, फिर लिखा है and he declare profit for any of the 5 consecutive assessment year, 5 consecutive assessment year at a percentage lower than the 8% or 6%, then he will not be eligible to claim benefit of this section for another period of 5 years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which profit has not been declared up to 8%. अब ध्यान दें, मैं एक प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आई विल शेयर इट। जस्ट एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, हमारे गुजरात में बहुत कॉमन है, पटेल एंड कंपनी। तो ये पटेल एंड कंपनी की पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने मेडिकल स्टोर खोल के रखा है 10 मई 2020 को, फॉर एग्जांपल दिस इज अ करंट ईयर बुक, एमेंडेड बुक है इसलिए करंट डेट है 10 मई 2020। और फर्म ने छोटा सा दुकान खरीदा है, फर्निश्ड है 45 लाख का, जिसमें 5 लाख फर्नीचर के दिए उन्होंने। और ये पहला साल है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 44 AD ऑप्ट करेंगे। और उनका टर्नओवर है, कैश में है सारा, 1 करोड़ 12 लाख रुपए। ये कौन सा पहला साल है, प्रीवियस ईयर 2021। जब मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 2021, इसका मतलब एवाई कौन सा हुआ, एवाई हुआ 21-22। तो पटेल मेडिकल एंड कंपनी है पार्टनरशिप फर्म, वो एवाई 21-22 को लेकर, ध्यान दे, वो 44 AD ऑप्ट करना चाहते हैं और उन्होंने ऑप्ट कर लिया, ठीक है। अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि जब एक बार उन्होंने ऑप्ट कर लिया, फिर सब्सिक्वेंट 5 साल तक उनको इस सेक्शन में रहना है। दे हैव टू क्लेम प्रॉफिट फॉर हाउ मेनी ईयर, सब्सिक्वेंट 5 असेसमेंट ईयर, सब्सिक्वेंट 5 असेसमेंट ईयर। तो पहला एवाई कौन सा है, मैंने बताया आपको 21-22, ये मैंने जो येलो मार्क किया, ठीक है। अगर मान ले वो ऑप्ट कर रहे हैं एवाई 21-22 को लेकर, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल 25, उनको 21-22 में अगर एक बार 44 AD ले लिया, तो अगले 5 साल यानी 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 इसी सेक्शन में डटे रहना है। अगर अगले 5 सालों में से कोई भी एक साल वायलेट करते हैं, जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल 25 में लिखा है, अब देखें प्रैक्टिकल 25 में लिखा है, ऊपर वाला प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हुए, मान ले उन्होंने 44 AD कंटिन्यू किया 23 एंड 23-24 में भी, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि 24-25 AY से अब हम लोअर परसेंटेज दिखाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा तय किया, तो अगले 5 सालों में कोई भी एक साल अगर उन्होंने 8% से कम इनकम दिखाया या 6%, तो क्या होगा, कौन से साल में वो वायलेट करना चाहते हैं, AY 24-25। अब देखें, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूं, तो 5 साल थे, 22-23 से 27 तक, 26-27 तक उनको 44 AD में रहना था। लेकिन मान लो वो 24-25 में इसमें से निकलना चाहते हैं, तो इसकी 44 AD 4 क्या कहती है, अगर वो निकलना चाहते हैं तो जिस साल वो निकले, कौन सा साल है ये, 24-25, उसके सब्सिक्वेंट 5 साल, उसके सब्सिक्वेंट 5 साल यानी 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, ये 5 साल तक वो 44 AD का कभी भी मुंह नहीं दे सकते हैं, कभी भी वो 44 AD का एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। यानी छोटी सी बात है, एक बार 44 AD में आ गए, अगले 5 साल डटे रहना है। अगले 5 साल में से कोई भी एक साल आप लोअर इनकम दिखा रहे हैं, तो उसके अगले 5 साल तक 44 AD के दरवाजे बंद। आई थिंक क्लियर, नंबर 1, अगले 5 साल के लिए 44 AD के दरवाजे बंद, नंबर 1। और दूसरी इंपैक्ट क्या होगी, आप स्क्रीन पे देखें, बहुत इंटरेस्टिंग। अब टैक्स ऑडिट की बात आ रही है, इसलिए मैं हरित को बोल रहा था कि एप्लीकेबिलिटी का एक चैप्टर रखो, क्योंकि सेक्शन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि 44 AD का ऑडिट कब होता है। अब मैं सेक्शन दिखाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से पढ़ें।
जिसको 44 एडी लागू हो गई, इसलिए मैंने लिखा है कॉन्सिक्वेंटली। लॉ में ऐसा लिखा है पर्सन कवर्ड अंडर 44 एडी 4, यानी जो ऊपर वाली सेक्शन में फॉल हो रहा है। इसका मतलब कि जिसने वायलेशन कर दिया उसको क्या करना है, उसको ऑडिट करना है। कब? ध्यान से पढ़े, कब करना है? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट, यानी दो कंडीशन है। 44 एडी वाले की ऑडिट आप कब करेंगे? ध्यान से मुझे सुन ले, कब करेंगे? नंबर 1, उसने 44 एडी 4 में वायलेशन किया है। क्या वायलेशन किया है? अगले 5 साल में उसने कोई भी एक साल में इनकम कम दिखाई है, तो उसको ऑडिट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट। ध्यान दे, टर्नओवर क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, कुछ भी टर्नओवर हो उसको ऑडिट करना पड़ेगा। लॉ सिंपली सेज कि अगर ऊपर वाले 44 एडी 4 में कोई फॉल होता है, तो अगर उसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है, तो उसको क्या करना है? उसको बुक्स रखने हैं और उसको ऑडिट भी करवाना है अंडर सेक्शन 44 ए बी। आई रिपीट, ऑडिट कौन सी सेक्शन में करवाना है? 44 ए बी में करवाना है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दें सब लोग। लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ये है 44 एडी का ऑडिट है, 44 ए का ऑडिट है, 44 एडीए का ऑडिट है। नो 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 नो, ऑडिट तो एक ही सेक्शन में होता है, और वो सेक्शन कौन सी है? अमिताभ बच्चन, ए बी। क्लियर? ऑडिट कौन सी सेक्शन में होता है? ऑलवेज 44 ए बी में होता है। उसके बारे में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कहीं कहीं लिखा है। ठीक है, तो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस पॉइंट, नो कंफ्यूजन। आगे कुछ कंफ्यूजन आएंगे, आई विल क्लियर देम एप्लीकेबिलिटी को लेकर। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 44 ए। 44 ए में क्या रिक्वायरमेंट है? Who can take advantage of 44E? Eligible SSC who is engaged in plying, hiring, leasing goods carriages and not owning more than 10 goods carriages at any time during the previous year. तो लॉ क्या कहता है? He does not own more than 10 goods carriages. कब देखना है? At any time during the previous year. साल में कोई भी एक दिन अगर 10 से ज्यादा गुड्स कैरेजेस हैं उसके पास, then sorry, he cannot be entertained under 44A। तो एलिजिबिलिटी में सिर्फ इतना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुने, एलिजिबिलिटी में सिर्फ इतना ही है, यानी कोई टर्नओवर क्राइटेरिया है ही नहीं। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 10 से नीचे गुड्स कैरेजेस हैं, नॉट एक्सीडिंग 10 एट एनी टाइम, तो आप 44A के हकदार हैं। फिर लिखा है एनी एसएससी, यानी आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कंपनी हो, कोई भी हो, आप 44A का एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो भी ले सकते हैं, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 44A को लेकर। वहां मिनिमम इनकम है, मिनिमम इनकम क्या है मैं उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन वहां भी अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो वहां भी लिखा है यू हैव टू रिपोर्ट हायर इनकम, यू हैव टू रिपोर्ट हायर इनकम, ऐसा भी वहां लिखा है। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन दैट, आई एम इन्वेस्टिंग टाइम फॉर द पोर्शन ऑफ टैक्स ऑडिट। अब लॉ क्या कहता है उसको देखते हैं। टैक्स ऑडिट को लेकर 44 ए वाले को लेकर लॉ क्या कहता है? ध्यान से पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। लॉ ये कहता है अगर, मैं ये पॉइंट पढ़ रहा हूं, अगर एलिजिबल एसएससी लोअर प्रॉफिट दिखा रहा है, लोअर देन द प्रॉफिट रिक्वायर्ड अंडर 44A, then law simply says he will be required to keep and maintain books of accounts and get them audited। लेकिन ऑडिट कौन सी सेक्शन में होगा? 44AB में होगा। ध्यान से देखे, लॉ क्या कहता है? अगर वो लोअर इनकम दिखा रहा है, बात खत्म हो गई। यहां टोटल इनकम का कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है। 44AD4 में क्या था? 44AD5 में, एडी में ऐसा लिखा था कि अगर उसने लोअर इनकम दिखाया तो साथ साथ हमें क्या देखना है? हमें उसकी टोटल इनकम देखनी। अगर टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ही ऑडिट करवाना है। और 44A में क्या लिखा है? ट्रक ऑपरेटर को लेकर और जो स्मॉल ऐसे लीजिंग प्लाइंग गुड्स कैरेजेस वाले, उनको लेकर क्या लिखा है? उनको लेकर सिर्फ इतना लिखा है अगर उसने लोअर इनकम दिखाई, फिर टोटल इनकम कुछ भी हो, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो कहीं टोटल इनकम का क्राइटेरिया है, कहीं टोटल इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दैट। अब आगे चलते हैं 44ADA। आपके जो भी सवाल है यू शुड कीप ऑन पोस्टिंग, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। अगर नहीं हो पाएंगे तो मैं हरित या
हमारे चेयरमैन सर है फैनिल, उनसे मैं शेयर कर दूंगा। आगे देखते हैं 44 AD। अच्छा सॉरी 44 AE में एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जुड़े। कभी कभी आप जब भी आप पढ़ते हैं ना सेकंड लेवल पे या फाइनल लेवल पे, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, दोज हु आर इन सीए फाइनल और आईपीसीसी और सीए इंटर, आप जब भी पढ़ते हैं आप चार्ट फॉर्म में, समरी फॉर्म में पढ़ते हैं ये सारा। और फैकल्टी भी क्या करती है, इतना सारा आपके पर लोड होता है, तो फैकल्टी की कोई गलती नहीं है, जो भी आपको पढ़ाती है वो चाहती है कि आप चुटकियों में खत्म करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको फ्यूचर में अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है, और फ्यूचर कहाँ है, टैक्स में ही तो फ्यूचर है। आगे टैक्स है, फाइनेंस है, वहां फ्यूचर है। तो अगर आपको टैक्स में कैरियर बनानी है, देन यू शुड नॉट स्टडी दिस वे, द वे फैकल्टीज आर टीचिंग। वो पढ़ाती अच्छा है क्योंकि आपके हित में पढ़ाती है, चुटकियों में निपटाती है, समरी देकर। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि वो जो पढ़ा लें, इसके साथ साथ आप कोई अच्छी बुक भी पढ़े, या इनकम टैक्स एक्ट खोलकर पढ़े, पूरा पढ़ें। उससे क्या होगा, आपकी समझ बढ़ेगी। जो एक प्रैक्टिकल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और आपके दिमाग की नस खींचने वाली है उस प्रैक्टिकल को देखकर। लेकिन अगर आपने पूरा लॉ पढ़ा है, अगर चार्ट नहीं पढ़े, समरी नहीं पढ़ी, ओनली देन यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। तो देखें, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने मेरी बुक में रखा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो कि हम प्रैक्टिस में है। तो आप देखें, जांबाज हैं, उनके पास 12 ट्रक हैं, 12 हैवी ट्रक हैं थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। और सारे ट्रक जो हैं उसने हायर परचेस सिस्टम से खरीदे हैं, और उसमें से 9 ट्रक के इंस्टॉलमेंट फुल्ली पेड अप हैं, और बाकी जो 3 ट्रक हैं उसके इंस्टॉलमेंट अभी भी ड्यू हैं। इसलिए प्रैक्टिकली देखने जाए तो झाबाज इज द ओनर ऑफ ओनली 9 ट्रक, इसलिए वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहता है। तो क्वेश्चन समझ में आया। उसके पास 12 ट्रक हैं, वो एचपी पे परचेस किया है उसने, ठीक है। उसमें से 9 फुल्ली पेड है, और बाकी 3 क्या है, अभी भी एचपी ड्यू है। तो हमें जानकारी है एचपी एक्ट क्या कहता है, हायर परचेज एक्ट, कि जब तक आप पूरे इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे सारे, तब तक हायर परचेजर डज नॉट बिकम द ओनर, ही विल बिकम द ओनर ओनली ऑन फाइनल पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आपको जानकारी है। तो यहाँ झाबाज का ये कहना है कि मेरे पास 12 ट्रक है, उसमें से 9 फुल्ली पेड अप है, और 3 क्या है, अभी भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है। इसका ओनर तो मैं हूं नहीं, तो मैं एक्चुअली ओनर कितने ट्रक का हूं, सिर्फ 9 ट्रक का हूं, यानी 10 से कम है। 10 से कम है, इसलिए मैं 44 ए का एडवांटेज ले पाऊंगा। तो ऐसे देखने जाए तो जाबाज गलत नहीं है। लेकिन अगर इनकम टैक्स खोलेंगे तो इनकम टैक्स में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपको कोई समरी वाली बुक में, या कोई भी जितने भी पब्लिकेशंस मार्केट में घूमते रहते हैं, इंक्लूडिंग समरी बुक रहती है, कॉन्सेप्ट, कॉन्साइज वगैरह बहुत सारी बुकें घूमती रहती है, कहीं भी ये नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्ट में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। एक्ट में ये एक्सप्लेनेशन लिखा है। क्या लिखा है, मैं पढ़ने जा रहा हूं, देखिए। एनएसएससी, मैं येलो मार्क करने जा रहा हूं। एसएससी इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स कैरेज। वर्ड क्या है, पोजेशन, वेदर टेकन ऑन हायर परचेज और अदरवाइज, एंड फॉर विच होल और पार्ट ऑफ अमाउंट इज स्टिल ड्यू, ही इज डीम्ड टू बी द ओनर। लॉ क्या कहता है, अगर वो पोजेशन में है, उसके इंस्टॉलमेंट स्टिल ड्यू है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज अ डीम्ड ओनर। अगर वो डीम्ड ओनर हो गया, तो हमारे केस में जाबाज कितने का डीम्ड ओनर हो गया, 12 ट्रक का। अगर 12 ट्रक का डीम्ड ओनर हो गया, देन ही कैन नॉट कम टू विच सेक्शन, 44 ए। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड ओनली बाय रीडिंग द इनकम टैक्स एक्ट इन डिटेल। तो जो फैनिल सर ने बताया, ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, अरित इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। बहुत सारे फैकल्टीज अहमदाबाद में पढ़ा रही है, दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय मी। जैसे आपको जानकारी होगी, जीएसटी पढ़ाते हैं स्मिथ सर, तो ही हैज ऑल्सो बीन ट्रेन्ड अंडर मी। तो ऐसे बहुत सारे फैकल्टी, लेकिन यू हैव टू रीड द लॉ इन डिटेल। इसलिए आज का हमारा सेशन रहेगा 2 ऑब्जेक्टिव उसके, एक तो टैक्स ऑडिट तो समझेंगे, लेकिन यू शुड नो हाउ टू रीड द लॉ। एक बार आप ये समझ जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। तो आई थिंक योर आंसर इज क्लियर, जांबाज कैन नॉट टेक, व्हाई, बिकॉज ही इज ओनिंग हाउ मेनी ट्रक्स, ही इज ओनिंग 12 ट्रक्स, बिकॉज ही इज अ डीम्ड ओनर। फिर आगे चलते हैं, 44 ADA। I think somebody's noise is also causing disturbance. I request to mute everybody. Now let us take it next. 44 ADA, हम एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे टैक्स ऑडिट 44 AB के ऊपर। ADA आपको जानकारी, हु कैन टेक एडवांटेज, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है। अब स्पेसिफाइड प्रोफेशन आपके दिमाग में बैठ रहा है कौन से, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वो सारे आई एम सॉरी वो सारे, अगर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट डू नॉट एक्सीड 50 लाख फ्रॉम दैट प्रोफेशन। ध्यान दे, यहां लिखा है रेसिडेंट एसएससी, यानी एसएससी कोई भी हो,
वो फर्म हो या प्रोप्राइटरशिप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग? अगर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम है तो उनको कितनी इनकम दिखानी है? उनको मिनिमम इनकम दिखानी है 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, और ऑलवेज लिखा है और अमाउंट अर्नड बाय देम विच एवर इज हायर, यानी इफ दे अर्नड हायर इनकम देन दे हैव टू डिक्लेयर व्हाट? हायर इनकम। और 50% से ज्यादा तो सीए कमाएंगे। सीए का खर्चा क्या? एक बार ऑफिस सेट हो गई, फिर आर्टिकल का तो कुछ खर्चा है ही नहीं। आर्टिकल का खर्चा तो कुछ, मैं हर रोज बोलता हूँ, हर वक्त मजाक में बोलता हूँ, वो फाफड़े के साथ चटनी आती है, इतना ही खर्चा है। तो प्रॉफिट ज्यादा होने की संभावना है। अभी बड़े स्केल पे फर्म है तो खर्चे ज्यादा रहेंगे। तो लॉ ये कहता है उनको 50% से अगर ज्यादा कमाना है देन दे हैव टू डिक्लेयर व्हाट? मोर इनकम। अब ध्यान से देखें, उनको ऑडिट कब करवाना है? मैं लॉ पढ़ रहा हूं, पे अटेंशन। वेयर एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर लोअर प्रॉफिट देन द प्रॉफिट रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन and whose total income exceeds maximum amount not chargeable to tax, then he shall be required to keep and maintain books of accounts and get them audited under which section? 44AB। ध्यान दे, यहां कंडीशन क्या है? His total income exceeds exemption limit। इन शॉर्ट हुआ क्या? 4484 एंड 85 कहती है कि आपको टोटल इनकम देखनी है, 44A कहती है टोटल इनकम देखने की जरूरत नहीं है, और 44AD क्या कहती है? अगर लोअर इनकम दिखा रहे हैं तो आपको टोटल इनकम भी देखनी है। अगर टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर जाती है तो ही टैक्स ऑडिट करवाना है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एंड टैक्स ऑडिट फंडामेंटली। अब क्या किया, ध्यान से देखिए, अगर यहां लिखा कि उनको बुक्स मेंटेन करना है तो प्रैक्टिकली देखने जाए तो 44AA में भी लिखना पड़े, क्योंकि 44AA हमने देखा था वो किसके लिए? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। तो जब आप घर जाकर देखेंगे, मैं आपको शीट शेयर करूंगा, तो 44AA में भी अमेंडमेंट किया गया है कि इन लोगों को भी क्या करना होगा? बुक्स रखने होंगे। तो ये कुछ बात हुई हमारी फंडामेंटल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एंड टैक्स ऑडिट को लेकर। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा चार्ट में थोड़ा एक जरा ढूंढ लो, लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम माय कलेक्शन एंड दैट आई विल शेयर विथ यू। Now, till then, let us look at section 44AB. Pay attention. I am sharing the screen, tax audit screen. Till that, I will open up that chart. Very interesting. अब हम जा रहे हैं टैक्स ऑडिट सेक्शन की तरफ। अब सेक्शन जो टैक्स ऑडिट की है 44AB, तो याद रख ले, पहले ऑडिट होता है 44AB के अंतर्गत ही। ठीक है, अब उसमें 5 सिचुएशन बताई गई हैं। कितनी सिचुएशन? 5 सिचुएशन। तो पे अटेंशन। 5 क्लोजेस हैं, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी और क्लोज ई। ठीक है, तो 5 सिचुएशन बताई है यहां उन्होंने कि जिसके अंदर आपका टैक्स ऑडिट होता है। अब उसमें क्लोज ए आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लोज ए, क्लोज ए ये कहता है कि अगर आप बिजनेस में हैं, ध्यान से पढ़ें, अगर आप बिजनेस में हैं और आपकी टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड और एक्सीड्स 1 करोड़ इन अ प्रीवियस ईयर, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। ध्यान से समझे क्या कहता है। अब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। लॉ क्या कहता है? अगर आप बिजनेस में हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना है। अभी हमने थोड़ी मिनटों के लिए पढ़ा 44AD में, अगर आप रेसिडेंट हैं, इंडिविजुअल HUF फर्म है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो नॉर्मली आप 44AD में जाएंगे, और अगर आप 44AD में ऑप्ट करते हैं तो बुक्स रखने की जरूरत ही नहीं है। अब बुक्स ही नहीं रखेंगे तो ऑडिट कहां से होगा? मान लो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है और आपने डिसाइड किया कि मैं 44AD ऑप्ट करता हूं, तो आप बुक्स रखेंगे नहीं तो ऑडिट की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन क्लोज ए क्या कहता है टैक्स ऑडिट का? अगर करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, क्या है आपका? करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, 2 मिनट लगेगी। हम पहले लॉ पढ़ेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट की पूरी सेक्शन ही पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट एज इट इज पढ़ रहे हैं, और कहीं भी डिफिकल्ट नहीं है। वही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लॉ पढ़ना बहुत आसान है।
तो समरी पढ़ने के बजाय अगर आप लॉ पढ़ लेते हैं तो अच्छी खासी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उन्होंने क्या बताया, करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, इतना ही लिखा है, और अगर आप बिजनेस में है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। अब मैं आगे पढ़ता हूं। एक प्रोवाइजो आया था फाइनेंस एक्ट 2020 में, स्क्रीन में आप पढ़ें, ये प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो यानी एक्सेप्शन, ऊपर हमने जो पढ़ा उसका एक्सेप्शन, ठीक है। आप एक्सेप्शन पढ़े, टाइम बिंग मैं आपको पढ़ने की 1 मिनट देता हूं, अब उसको पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जानकारी है प्रोवाइजो की, हाँ या ना? लेकिन ये प्रोवाइजो मेरे हिसाब से इतना प्रैक्टिकल नहीं है। क्या कहता है ये प्रोवाइजो? पे अटेंशन, आई एम सॉरी, लेट मी रीड दैट प्रोवाइजो। यस, look at the screen. Oh, I'm not able to share the screen. Just give me a minute. Yes, now pay attention. प्रोवाइजो क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति जो बिजनेस में और टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए 1 करोड़ के बजाय हमें 5 करोड़ पढ़ना है। दिस लिमिट शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। लेकिन कब? 2 कंडीशन है। आप देखें, 2 कंडीशन है और 2 कंडीशन के बीच में एंड है। पहली कंडीशन है, एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच रिसिप्ट। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच रिसिप्ट। एंड लिखा है, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सच पेमेंट। तो उनके लिए 1 करोड़ से ऊपर, आपको 1 करोड़ की लिमिट नहीं देखनी, कितनी लिमिट देखनी है? 5 करोड़ की लिमिट देखनी है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है? यहां लॉ ये कहता है कि आपको उसकी सारी रिसिप्ट देखनी है। जब मैं बोलूं सारी रिसिप्ट, मैंने सब कुछ आ गया उसके अंदर। रिसिप्ट साइड इज ऑल रिसिप्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस रिसिप्ट और अदर रिसिप्ट। लॉ सेज ऑल रिसिप्ट, तो उसका इंटरप्रिटेशन होता है सारी रिसिप्ट हमें देखनी है। तो मान लो कि उसने कोई कैपिटल एसेट बेचा है, ठीक है, और उसका कैश में कलेक्शन लिया। मान लो कोई मशीनरी बेची है और उसने मान लो 3 लाख रुपए की मशीनरी बेची, सॉरी 1.5 लाख रुपए की, और उसने कैश में लिया है, तो दैट वुड बी टेकन एज अ कैश रिसिप्ट, और उसको आपको परसेंटेज में देखना है। अगर वो 5% से कम है तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? उसके सारे पेमेंट, जब बोलो मैं सारे पेमेंट, यानी बिजनेस में से जो भी पेमेंट हुआ है, तो विच इंक्लूड्स यू सी देयर आर मेनी क्वेश्चंस कमिंग, आई विल आंसर देम। तो सारे पेमेंट जब लिखे हैं उन्होंने, तो व्हेन वी टॉक अबाउट सारे पेमेंट, तो इट इंक्लूड्स इवन योर ड्रॉइंग एज वेल, बिकॉज इट इज अ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस। तो आपने मान लो कैश विड्रॉल किया, 3 पार्टनर है, हर पार्टनर ने 25-25 हजार रुपए उठाए, 25,000 इंटू 12, 3-3 लाख रुपए फर्म में से उठाए। किसी ने 25,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख रुपए, और कैश में विड्रॉ किया है हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए फर्म में से। तो इट इज ऑल्सो ए पेमेंट बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो उसका भी आपको टोटल करना है। अगर वो 5% से ज्यादा हो रहा है, देन ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हायर टर्नओवर लिमिट ऑफ 5 करोड़। तो दिस इज वेरी स्टूपिड लॉ। इसलिए प्रैक्टिकली देखने जाए 5% के रेंज में आता है कि नहीं, उसके लिए भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा भाई। एक एक चीज देखनी पड़ेगी, पूरी रिसिप्ट देखनी पड़ेगी, पूरी कैश और बैंक रिसिप्ट सारा देखना पड़ेगा। तो आई फील इट, मेरा ये राय है कि ऑडिट करवा लेना चाहिए इसके बजाय ये सारा चेकिंग करने के बजाय। और आपको बोल देना चाहिए क्लाइंट को कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर 100% नॉन कैश है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी कैश का ट्रांजैक्शन है रिसिप्ट या पेमेंट में, तो क्लाइंट को बोलना पड़ेगा हम देखेंगे, पूरा ऑडिट करेंगे, और बात 5% से कम निकला तो भी आपको फीस तो पूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मेहनत तो पड़ेगी, सारा रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। तो दिस इज नॉट ए वन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रोविजन, बट लॉ हैड सेड कि वी आर रिलैक्सिंग फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? क्लोज नंबर ए पढ़ा। क्लोज नंबर ए क्या कहता है? 1 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिट करवाना है। अभी आप 44D को दिमाग में ना लाए, 2 मिनट में उसको क्लियर कर दूंगा। दूसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है 1 करोड़ की लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी। किसके लिए? अगर ट्विन कंडीशन फुलफिल होती है। ट्विन कंडीशन को मैं दोहरा नहीं रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लोज नंबर बी, पे अटेंशन।
क्लोज नंबर बी क्या कहता है? एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, अगर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर है तो उसको ऑडिट करवाना है। और उसकी जब आप टैक्स ऑडिट में क्लोज लिखेंगे तो क्लोज कौन सा लिखेंगे? आप क्लोज लिखेंगे 44AB क्लोज नंबर बी। अगर 50 लाख से ऊपर है और उसका आप ऑडिट कर रहे हैं कोई डॉक्टर का या चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो आप लिखेंगे 44AB क्लोज नंबर बी। ठीक है। फिर क्लोज नंबर सी देखें। क्लोज नंबर सी में मैं आपको रिलेवेंट सेक्शन ही अभी दिखा रहा हूं, बाकी नॉन रेसिडेंट की सेक्शन है। 44A, अगर कोई बंदा 44A में है और वो इनकम लोअर डिक्लेयर करता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लोअर डिक्लेयर करता है, तो उसको भी ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो जब ऐसे ट्रक ऑपरेटर का आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? 44AB क्लोज नंबर सी लिखेंगे फॉर्म 3CD में। उसका ऑडिट का आप कहां कर रहे हैं? क्लोज नंबर सी में। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं क्लोज नंबर डी। क्लोज नंबर डी ये कहता है अगर कोई 44ADA वाला बंदा है, 44ADA यानी ही इज कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन, और अगर वो लोअर इनकम दिखा रहा है, आप देखिए लोअर इनकम दिखा रहा है, एंड टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट, एंड टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट, तो उसको ऑडिट करवाना है कौन से क्लोज में? क्लोज नंबर डी में। ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण 44AD, अगर कोई बिजनेस में है और सबसेक्शन 4 ऑफ 44AD लागू पड़ती है, एंड लिखा है, एंड उसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उसको ऑडिट करवाना है। तो अब यहां ध्यान दें, उन्होंने क्या लिखा? जिसको 44AD4 लागू होती है। अब 44AD4 कब लागू होती है? किसी ने कभी भी 44AD का एडवांटेज लिया है, अगले 5 सालों में वो कम इनकम दिखा रहा है, तो ही 44AD4 लागू होती है। अगर 44AD4 लागू होती है तो टोटल इनकम देखनी है, और अगर टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ऑडिट करवाना है। तो यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी। आई विल शेयर सम प्रैक्टिकल। अब जो 2 करोड़ वाला कंफ्यूजन है उसको लेकर हम बात करते हैं। पे अटेंशन। उसको लेकर एक प्रोवाइजो है 44AB में। ये 5 क्लोज समझ में आ गया आपको? आपको 3CD रिपोर्ट में क्लोज नंबर लिखने होंगे। ठीक है। तो ये 5 क्लोजेस याद रख लें। नंबर ए बिजनेसमैन करोड़ से ऊपर, नंबर बी प्रोफेशनल 50 लाख से ऊपर, नंबर सी 44AE वाला जहां टोटल इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर डी 44ADA वाला जहां टोटल इनकम की रिक्वायरमेंट है, और नंबर ई 44AD4 वाला। ठीक है। अब प्रोवाइजो पढ़े। प्रोवाइजो क्या कहता है? दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई। मैं क्या बोल रहा हूं? ये पूरी 44AB हमने जो पढ़ी, ABCD, ये सारी सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगी। किसको? ऐसे व्यक्ति को जो 44AD1 में इनकम डिक्लेयर करता है और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। तो प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर आप 44AD, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, और अगर आप 44AD ऑप्ट करते हैं, तो ये पूरी सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगी। आपको ये सारी सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगी। आर यू गेटिंग? यानी फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं एक चार्ट शेयर करने जा रहा हूं आपके सामने, दैट यू शुड पे अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। उसमें मैंने 5 करोड़ इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, लेकिन बाकी सारी इश्यूज मैंने कवर किए हैं। जस्ट पे अटेंशन ऑन स्क्रीन। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। नाउ पे अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सारे ऑडिट के इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, और छोटे से 3 प्रैक्टिकल करवा दूंगा, एंड देन विल मूव टू फॉर्म नंबर 3CD। पे अटेंशन। अब क्या कहता है? 44AD एंड टैक्स ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो पहले तो हमें यह देखना होगा वो बंदा एलिजिबल एसएससी है या नहीं है। अब याद करें कौन से एसएससी एलिजिबल नहीं थे? वो तंबाकू वाला, ब्रोकर, फिर प्रोफेशनल्स, फिर एजेंसी बिजनेस, फिर नॉन रेसिडेंट, फिर कंपनी, फिर LLP, ये सारे एलिजिबल नहीं थे। फिर जिन्होंने HS to ATRRB के डिडक्शन लिए, 10AA लिया है, फिर जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, ये सारे इनएलिजिबल एसएससी हैं। तो हमें पहले देखना होगा वो एलिजिबल एसएससी है या नहीं। ठीक है। अगर एलिजिबल एसएससी है तो हमें पूछना है, भाई तुम 44AD ऑप्ट कर रहे हो? वो बोलता है हाँ मैं ऑप्ट कर रहा हूं। अगर वो बोल रहा है मैं हाँ ऑप्ट कर रहा हूं, तो हमें उसको और पूछना है, क्या भाई तुम कंटिन्यूस 5 साल के लिए ऑप्ट कर रहे हो? वो बोले हाँ मैं 5 साल के लिए ऑप्ट कर रहा हूं। तो कोई बात नहीं, फिर आपको लेकर आपको सीए का मुंह देखने की जरूरत नहीं, आपको कोई टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप 44AD में ही आप ऑप्ट कर रहे हैं और आप 5 सालों में उसको दिखाने वाले हैं, तो फिर आपको कोई भी टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अब ध्यान दें, पे अटेंशन। अब ये बंदा कौन सा होगा?
एलिजिबल है 4480 का। जब मैं बोलूं एलिजिबल है, इसका मतलब उसका टर्नओवर क्या होगा, 2 करोड़ से कम होगा। आर यू गेटिंग? अब मान लो वो कहता है कि मुझे 4480 ऑप्ट नहीं करना है, पे अटेंशन ऑन स्क्रीन। अगर वो 4480 ऑप्ट करने का मना कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें सवाल पूछना होगा, भाई तुम्हारा टर्नओवर क्या है। अगर तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है, अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर उसका टैक्स ऑडिट होगा 44AB। क्लोज नंबर कौन सा होगा ये ध्यान दें, आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखना है, उसका क्लोज नंबर कौन सा होगा, ए, क्योंकि ये 44AD में ऑप्ट नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होगा, वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को लेकर लिमिट क्या है, 1 करोड़ की है। अगर करोड़ से ऊपर हो गया तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा क्लोज नंबर ए में। अगर वो बोल रहा है कि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो कोई बात नहीं, उसको कोई टैक्स एडिट की गुंजाइश नहीं है, उसको कोई टैक्स एडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ जो बोलने जा रहा हूं उसको लेकर मेंबर्स भी परेशान है। जैसे कल मेरा एक लेक्चर है, ये लेक्चर मैंने सूरत में भी लिया था, भोपाल ब्रांच में लिया था मेंबर के लिए, कल है सैटेलाइट स्टडी सर्कल में। अब मेंबर भी चकरा जाते हैं। अब ध्यान दें, चार्ट क्या कहता है कि अगर आप 44AD के लिए एलिजिबल है लेकिन आप ऑप्ट करना नहीं चाहते हैं, अगर ऑप्ट करना नहीं चाहते हैं तो फिर कौन सी लिमिट लगेगी, 1 करोड़ की। 1 करोड़ से कम है तो, सॉरी 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। अगर 1 करोड़ से कम है तो फिर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, मुझे ध्यान से सुने। जैसे कि किसी ने मेडिकल स्टोर किया, ये पहला साल है, ध्यान से सुनिए, कौन सा साल है, पहला साल है, और वो 44AD ऑप्ट करना नहीं चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, उसका टर्नओवर 90 लाख है, तो क्या उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा? आंसर इज नो। आई रिपीट, आंसर इज नो। क्योंकि अगर वो 44AD ऑप्ट नहीं करता है तो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि टर्नओवर देखो भाई 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर 1 करोड़ से कम है तो फिर उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेट प्रॉफिट ही विल डिक्लेयर। वो 2% दिखाए, 3% दिखाए, लॉस दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका टर्नओवर करोड़ से कम है, इसलिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं बनेगी। लेकिन कब, अगर उसका पहला साल है तो। मान लो अगर ये पहला साल नहीं है, ये दूसरा साल है, लेकिन पिछले सालों में कभी भी उसने 44AD का दरवाजा नहीं खटखटाया, तो उसको भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट 44AD में कब है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कब है, अगर वो सबसेक्शन 4 में फॉल होता है। सबसेक्शन 4 में कब फॉल होता है, सबसेक्शन 4 में प्री कंडीशन ये है कि पिछले सालों में कहीं भी उसने 44AD का एडवांटेज लिया है और अगले 5 सालों में वो 44AD से कम इनकम दिखा रहा है, तब जाके 4484 लागू पड़ती है। यानी जिस बंदे ने 44AD का दरवाजा खटखटाया नहीं है, अगर उसका टर्नओवर करोड़ से कम है, उसने इनकम कम भी दिखाई, तो भी टैक्स ऑडिट नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए लिमिट क्या लगेगी, 1 करोड़ की। आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी। आगे चलते हैं, ध्यान दे स्क्रीन पे। अब मान लो कि वो इन एलिजिबल एसएससी है, इन एलिजिबल एसएससी है, तो हमें क्या देखना है, टर्नओवर देखना है करोड़ से ऊपर। अगर टर्नओवर करोड़ से ऊपर है तो उसको ऑडिट करवाना है 44AB क्लोज नंबर ए में, और टर्नओवर करोड़ से नीचे है तो कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां जब ये करोड़ है, ये करोड़ के साथ साथ हमने जो अमेंडमेंट देखा बजट में आया था फाइनेंस एक्ट 2020, वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, वहां लिमिट 5 करोड़ हो चुकी है। तो आपको ये एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, वो प्रोवाइजो वाली, क्या उसका पेमेंट या कलेक्शन डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट। अगर वो हो रहा है तो भी उसको ऑडिट की जरूरत नहीं है। तो चार्ट में ये 5 करोड़ का एक प्रोवाइजो सिर्फ जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑडिट होगा बिजनेसमैन का, कौन से क्लोज में, क्लोज नंबर ए में। आई थिंक क्लियर। अब हम चलते हैं वो 44AD में। एडी में हमारा बाकी रह गया था, अगर वो 5 साल में वायलेट करता है, ये चार्ट वापस दिखा रहा हूं, एलिजिबल एसएससी है, ऑप्ट किया है, यस, फिर 5 साल तक उसने इनकम दिखाया है 44AD में, यस, तो फिर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर मान लो 5 साल में कहीं भी वायलेट किया, अब ध्यान से देखें, अगर कहीं भी उसने वायलेट किया तो फिर हमें एक एडिशनल कंडीशन चेक करनी होगी, उसकी टोटल इनकम, क्या उसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर आंसर आया हाँ, अब ध्यान से सुने, अगर आंसर आया हाँ तो उसका टैक्स ऑडिट होगा 44AB में, लेकिन क्लोज नंबर कौन सा होगा, क्लोज नंबर ई लगेगा। और यहां ध्यान दे, यहां आपको कोई टर्नओवर नहीं देखना है, क्योंकि 4484 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टर्नओवर की।
एग्जाम्पल क्या, जैसे मान ले किसी ने 44 एडी में एडवांटेज लिया फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, ठीक है। अब उसने एडी का एडवांटेज लिया, अब 1920 में वो एडी का एडवांटेज नहीं लेना चाहता, वो बोलता है मुझे कम इनकम दिखानी है, एडी में तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, मुझे कम इनकम दिखानी है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब मान लो 1920 में उसका टर्नओवर है सिर्फ 80 लाख रुपए, क्या है 80 लाख रुपए, लेकिन वो फॉल कहां हो रहा है 4484 में। 4484 क्या कहती है, अगर एक बार आपने 4480 का एडवांटेज लिया और बाद में कोई भी 5 सालों में अगर आप कम इनकम दिखा रहे हैं तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर आपकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। बस इतना ही लिखा है, यहाँ कोई टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है। क्लोज ई में भी इतना ही लिखा है, यानी आपको टर्नओवर देखना ही नहीं है 90 लाख है, 80 लाख है, 50 लाख है, अगर टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उसको ऑडिट करवाना है इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। सिर्फ क्राइटेरिया क्या है, यहाँ टोटल इनकम है, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। अब ध्यान दे, मान ले उसकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो कोई चिंता नहीं भाई, तो फिर कहां टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, टोटल इनकम का क्राइटेरिया है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं 44A, 2 मिनट लगेगी, 44A एंड टैक्स ऑडिट, फिर 3 सम देखेंगे, फिर फॉर्म नंबर 3CD। आई होप दिस इज, आई एम गोइंग इन डिटेल बट दिस इज रिक्वायर्ड टू बी गोइंग इन डिटेल। 44A में हमें सिर्फ पूछना है भाई तुम एलिजिबल एसएससी हो और तुमने ऑप्ट किया है, वो बोलता है हाँ मैंने ऑप्ट किया है, तो कोई बात नहीं, कोई टैक्स ऑडिट नहीं। वो बोलता है नहीं मैंने तो कोई ऑप्ट नहीं किया है, मैं इतनी इनकम नहीं दिखाऊंगा, तो ठीक है, उसको क्या करना होगा, टैक्स ऑडिट करना होगा, लेकिन कौन से क्लोज में, क्लोज नंबर सी में। और यहाँ टोटल इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ टोटल इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर देखते हैं 44ADA एंड टैक्स ऑडिट। तो हमें पूछना है कि तुम एलिजिबल एसएससी हो और तुमने ऑप्ट किया है एडीए में। वो बोलता है हाँ मैंने ऑप्ट किया है, 50% से ज्यादा मैंने इनकम दिखा दी है, कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले जल्द से मारो भाई, नो टैक्स ऑडिट। वो बोलता है यार 50% पे टैक्स कौन भरेगा भाई, तो वो बोलता है नहीं मैं इनकम नहीं दिखाऊंगा। तो फिर हमें क्या देखना है, उसकी टोटल इनकम देखनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, उसकी टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है देन टैक्स ऑडिट इज मस्ट, ठीक है, देन टैक्स ऑडिट इज मस्ट। और अगर टोटल इनकम 50 लाख से कम है, सॉरी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस पार्ट। तो ये मैंने सारे आपको टेक्निकल इश्यू बता दिए, अब मैं छोटे 3 प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं, 3 या 4, एकदम क्लियर हो जाएगा। और आई एम श्योर कि आपकी ऑफिस में झगड़े होने वाले हैं बहुत सारे, कि आप बोलेंगे ऑडिट नहीं होगा और सर बोलेंगे ऑडिट होगा। ठीक है, आप इनसे ये डिस्कशन करें, और लेक्चर भी ब्रांच रिकॉर्ड करने जा रही है, दैट इज ए गुड पॉइंट। तो हम, आप ये लेक्चर और ये सारी शीट भी आप शेयर कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट दी इनकम टैक्स एक्ट, उसमें से ही मैंने सारा लिया है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं, पे अटेंशन। 3-4 प्रैक्टिकल है, आई होप यू आर एबल, नो 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 आई हैव नॉट शेयर्ड द स्क्रीन, लेट मी, यस, नाउ पे अटेंशन, आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, नाउ पे अटेंशन। प्रैक्टिकल 30, जुगल किशोर है हमारे, उन्होंने अभी ही कुछ रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है, और वो एस्टिमेट कर रहे हैं उनका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए अराउंड। वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें बुक्स मेंटेन करने हैं, क्या हमें ऑडिट करवाना है। तो 44AA में हमने देखा था टर्नओवर 10 लाख की लिमिट है, और इंडिविजुअल है तो 25 लाख की। अभी ये कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टर्नओवर 3 करोड़ कर रहे हैं, तो उनको बुक्स तो 44AA में रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इट इज लाइकली टू एक्सीड 25 लाख, ठीक है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स कि वेदर वो 44AD में जाएंगे कि नहीं। तो इट डिपेंड्स कि उनका टर्नओवर क्या है, 2 करोड़ से कम या नहीं है। अगर 2 करोड़ से कम है तो ही विल गो फॉर 44AD, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो नीड फॉर ऑडिट। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, या मान लो 44AD में ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको क्या करना होगा, क्योंकि 3 करोड़ है तो करोड़ से ज्यादा है, तो आइडियली उनको क्या करना पड़े, ऑडिट करवाना पड़े। लेकिन एक प्रोवाइजो का रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है, कि अगर 5% से ऊपर उनकी रिसिप्ट कैश में नहीं है, 5% से ऊपर उनके पेमेंट कैश में नहीं है, अगर ये फुलफिल कर लेते हैं तो ये 5 करोड़ के अंदर हो जाएगा। 3 करोड़ किसके अंदर हो जाएगा, 5 करोड़। तो फिर उनको ऑडिट की दिक्कत, ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ जुगल किशोर मूव फॉर फाइलिंग द रिटर्न। अब बहुत इंटरेस्टिंग, रमेश है, रमेश ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं, इंडिविजुअल है, टर्नओवर है उनका 1 करोड़ 45 लाख, और ध्यान से देखें वो 44AD ऑप्ट करना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने बुक्स मेंटेन किया है, ठीक है। और उनकी लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में, और 80C to ATU में डिडक्शन है,
इसको लेकर उनकी टोटल इनकम बन रही है सिर्फ 2,30,000। क्या उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा? अब ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। पहला, रमेश किराना स्टोर चला रहे हैं। दूसरा, उनकी टर्नओवर 1,45,00,000, यानी वो 44AD के एलिजिबल एसएससी हैं। तीसरा, वो बोलते हैं मुझे 44AD ऑप्ट नहीं करना है, उन्होंने बुक्स रखे हैं, अच्छी बात है। अब उनकी टोटल इनकम 2,30,000 है। अब मुझे बताओ यहाँ टोटल इनकम का क्राइटेरिया आएगा कि नहीं आएगा? याद करो चार्ट में, यहाँ टोटल इनकम का क्राइटेरिया आएगा ही नहीं, सिर्फ टर्नओवर क्राइटेरिया आएगा। अगर टर्नओवर करोड़ से ऊपर है तो उनको ऑडिट करवाना है क्लोज नंबर ए में। उनकी टोटल इनकम कुछ भी हो, लॉस है तो भी ऑडिट करवाना है। आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी। क्योंकि ये 44AD में ऑप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर बिजनेसमैन को लेकर क्लोज नंबर ए में टर्नओवर की रिक्वायरमेंट क्या है? 1 करोड़ रुपए है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द क्लैरिटी। तो आंसर बनेगा यहाँ टोटल इनकम, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रैक्टिकल लिखा है, ठीक है। तो आंसर बनेगा ही शुड गेट द अकाउंट ऑडिटेड इन क्लोज नंबर ए, इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। अब प्रैक्टिकल 32, किशोर है हमारे, 5 व्हीकल्स हैं उनके पास और वो अदर देन हेवी है। तो आपको जानकारी, अदर देन में कितनी इनकम दिखानी पड़ती है? 7,500 रुपए प्रति मास। और वो डिक्लेयर करना चाहता है इनकम सिर्फ 2,45,000। उनकी अदर सोर्सेज की इनकम है 5,000 और वो 30,000 का डिडक्शन लेना चाहते हैं एटीसी में। और किशोर को हमें एडवाइस करना है कि उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। तो हम अगर कैलकुलेट करें 5 ट्रक इंटू 12 मंथ्स इंटू 7,500, तो उनको ट्रक की इनकम कितनी दिखानी पड़े? 4.5 लाख। लेकिन जबकि उन्होंने दिखाया कितना है? सिर्फ 2,45। अब ध्यान दे, ये कौन सी सेक्शन है? 44AE। और 44A में हमने क्या पढ़ा था? 44A में हमने पढ़ा था कि टोटल इनकम की कोई क्राइटेरिया है ही नहीं है। देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर टोटल इनकम हियर। आर यू गेटिंग? यहां सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने लोअर इनकम दिखाया, आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और टैक्स ऑडिट का क्लोज कौन सा लगेगा? हमने देखा था क्लोज नंबर सी लगेगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। क्लोज नंबर कौन सा लगेगा? क्लोज नंबर सी। मैं रेड मार्क कर रहा हूं, क्लोज नंबर सी। और यहां कोई टोटल इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए चार्ट अक्सर होगा आपके लिए। अब प्रैक्टिकल 33, लास्ट प्रैक्टिकल, फिर हम जाएंगे फॉर्म 3CD की तरफ। हमारे उत्सव है, आई होप यू आर हैविंग उत्सव, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म आफ्टर लिसनिंग मी। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपका सपना है ये, और वो इंडिविजुअल नाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ग्रॉस रिसिप्ट है 9 लाख रुपए। और वो कहते हैं साहब 9 लाख में से मैं इनकम दिखाऊंगा सिर्फ 2,55। मैं कोई 50% दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कार लेकर बैठा हूं, उसका डेप्रिसिएशन है, ऑफिस भाड़े पे उसका रेंट है, पेड स्टाफ है उसका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, म्यूनिसिपल टैक्स है, ठीक है। तो मेरी इनकम तो सिर्फ 2,55 ही होती है 9 लाख में से। और इसके अलावा उनकी 5,000 की एफडी की इंटरेस्ट इनकम है, और उनका एटीसी का डिडक्शन है 30,000। और हमसे पूछ रहे हैं, उत्सव खुद सी है, और हमसे पूछ रहे हैं कि हमें एडवाइस करो भाई कि हम 44ABD में ऑडिट करवाए या नहीं करवाए। तो क्या होगा? यहां टोटल इनकम का क्राइटेरिया है, तो हम टोटल इनकम निकालेंगे उत्सव की। ध्यान दे, प्रोफेशन की इनकम है 2,55, अदर सोर्सेस की है 5,000। फिर इसको बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम, 2,60, उसमें से 30,000 का एटीसी, और फिर टोटल इनकम बनेगी कितनी? 2,30। तो दिस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट। वो इनकम दिखा रहे हैं 50% से कम, लेस देन 50%, लेकिन टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट। एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए। तो इस सिचुएशन में उत्सव को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। तो आपको देखना है टोटल इनकम। आई होप यू आर क्लियर। अगर मान लो ऊपर वाले सम में अदर सोर्सेज की इनकम 5,000 के बजाय 40,000 होती, तो यहां मैं 40,000 लिखता, तो टोटल इनकम कितनी बन जाती? टोटल इनकम 2,65 बन जाती। तो इट इज एक्सीडिंग व्हाट? 2.5 लाख। तो इस सिचुएशन में फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा। और ऑडिट कौन सी सेक्शन में? क्लोज नंबर डी में। कौन से क्लोज में? क्लोज नंबर डी में। तो आई होप एप्लीकेबिलिटी इज वेरी क्लियर। बहुत सारे आपने सवाल लिखे हैं चैट में, 5 सवाल पढ़े, ठीक है, उसको देखेंगे हम। लेकिन आपको एप्लीकेबिलिटी क्लियर होगी कि ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन और टैक्स ऑडिट कैसे जाएगा, और 5 करोड़ 1 करोड़ का चक्कर क्या है। अब हम चलते हैं फॉर्म नंबर 3CD, क्विक ओवरव्यू लेंगे, हमारे पास समय कम है। पीजीबीवी की बहुत सारी सेक्शन है, वो सारी सेक्शन में जो जरूरी है वो उसके बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि जो आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है नॉर्मली, उतने डेप्थ में आपको नहीं ले जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्लोजेस मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बाकी सारे क्लोजेस आपको ऐसे ही मैंने बता दिए, लेकिन वी विल टेक एन ओवरव्यू ऑफ दैट।
तो जस्ट लेट मी share that form number 3CD before you. Pay attention. लेकिन अब एप्लीकेबिलिटी की बात, आपके सवाल कुछ भी हैं, वी विल डेफिनेटली हैव अ डायलॉग. ओ, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे. यस, देखिए आप फॉर्म नंबर 3CD. अभी फॉर्म नंबर 3CD कुछ दिनों पहले अमेंड हुआ है, तो दिस इज अमेंडेड फॉर्म नंबर 3CD. पहले अमेंड कहाँ हुआ है वो मैं दिखा दूं. ये क्लोज नंबर 8A आया है. क्लोज नंबर 8A ये कहता है कि अगर आप कंपनी है तो क्या आपने कंपनी में ऑप्शनल टैक्स रिजीम है 115BA, BAA या BAB, कोई भी सेक्शन जो चुना है, तो जिस सेक्शन में आपने चुना है वो सेक्शन का आपको क्या करना है, यहाँ नाम लिखना है, उसमें से जो भी बनती है. ठीक है, दैट इज द न्यू क्लोज नंबर 8A दैट दे हैव इंसर्टेड. और मेरे हिसाब से क्लोज नंबर 18 है. क्लोज नंबर 18 जो WDV का है, डेप्रिसिएशन का, उसके अंदर ये पॉइंट नंबर CA इंट्रोड्यूस किया है. And that is applicable from assessment year, sorry, it is applicable only for AY 2021 only. ठीक है, that is very interesting. That also I will say it is very very technical. बहुत कम जगह इसका जरूरत पड़ेगा जब आप टैक्स ऑडिट करेंगे, खास करके कंपनी का. तो ये 1 से 20 में आता है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. तो आइए देखते हैं फटाफट क्लोजिस. तो क्लोज नंबर 1 है नेम ऑफ द SSC. तो आपको नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर. ठीक है, अब परमानेंट नंबर और आधार नंबर दोनों में से कोई भी इंटरचेंजेबल है, तो पान नहीं है तो आप आधार लिख दीजिए. ठीक है, फिर नंबर 4 है, क्या SSC इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स, GST. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका GST नंबर या ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर वो आपको यहां लिखना है नंबर 4 में. स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण है. अब यहां ध्यान दें, स्टेटस में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है. आप कुछ लोग, मैंने ऐसा लिखा है स्टेटस में, लोग लिखते हैं प्रोप्राइटरशिप, वो गलत है. आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 याद करें. पर्सन की डेफिनेशन, तो पर्सन का स्टेटस क्या हो सकता है, ही कैन बी आइदर इंडिविजुअल, ही कैन बी HUF, इट कैन बी ए फर्म और ए कंपनी और ए AOP और BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तो आपको जानकारी है कि स्टेटस यानी क्या. तो ही कैन बी आइदर इंडिविजुअल HUF, तो आपको स्टेटस में प्रोप्राइटरशिप नहीं लिखना है. अगर मान लो वो 3 प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, तो आप तीनों का ऑडिट करो, लेकिन स्टेटस में क्या लिखोगे, इंडिविजुअल. फिर बाजू में लिख सकते हो इंडिविजुअल बीइंग ए प्रोप्राइटर ऑफ फर्म A, फर्म B, फर्म C, लेकिन स्टेटस में आप क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल. आई होप यू आर क्लियर. नेवर राइट प्रोप्राइटर. ठीक है, आगे चलते हैं. प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर आपको जानकारी है. अब पॉइंट नंबर 8 जिसका हमने डिटेल डिस्कशन किया, इंडिकेट द रिलेवेंट क्लोज ऑफ 44AB अंडर विच यू आर डूइंग ऑडिट. तो हमने सारे क्लोजेस कर लिए स्टार्टिंग फ्रॉम A एंडिंग विथ E, इसलिए मैंने आपको चार्ट दिए, तो वो चार्ट में सारे क्लोजेस मेंशन किए हैं. तो आपको अकॉर्डिंगली कौन सा क्लोज एप्लीकेबल है वो लिखना है. 5 क्लोजेस हैं. ठीक है, 8A बहुत आसान है, वेदर SSC हैज ऑप्टेड फॉर 115 BA, BAA और BAB. तो ऑप्टेड, अगर ऑप्ट है तो जो भी सेक्शन ऑप्ट किया है वो आप लिख लीजिए. अब जा रहे हैं हम पार्ट B की तरफ. तो पार्ट A इज अ जनरल इंफॉर्मेशन. अब पार्ट B ये कहता है कि इफ यू आर ए फर्म और AOP देन इंडिकेट द नेम ऑफ पार्टनर और मेंबर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो बहुत आसान सा है, फॉर्मेट है सीधा. इसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड की कॉपी मांगनी चाहिए. क्लोज भी पढ़ लेता हूं, फिर मैं एक CBT का सर्कुलर डिस्कस करता हूं इसको लेकर. क्लोज भी ये कहता है अगर कोई चेंज हुआ है पार्टनर के अंदर या मेंबर के अंदर या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो जो चेंज हुआ है वो आपको यहां दिखाना है. अभी है बहुत इंटरेस्टिंग. लॉ क्या कहता है, आपको पार्टनर की डिटेल और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना है. ठीक है, अब ध्यान दे, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सारे मेरे ब्रदर्स हैं, प्रोफेशनल ब्रदर्स हैं, उनका रिस्पेक्ट रखते हुए ये स्टेटस बोल रहा हूं. CBDT ने पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करवाया था C&AG से, और C&AG ने बड़ा रिपोर्ट दिया, और उसका सर्कुलर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर इन 2019. CBT का सर्कुलर, मैंने हमारी अहमदाबाद ब्रांच में उसका लेक्चर लिया था CBT के सर्कुलर का. और 2019 में ये C&AG ने जो ऑडिट किया उसमें उन्होंने लिखा कि जो CA साहब हमारे ऑडिट करते हैं वो पार्टनरशिप डीड मांगते ही नहीं है.
और दिक्कत ये हमारे असेसिंग ऑफिसर भी पार्टनरशिप डीड नहीं मांगते हैं। तो दिस इज द ट्रेजेडी। इसलिए किस केस में हमने पार्टनरशिप डीड चेक किए तो सीए के ऑडिट रिपोर्ट और एक्चुअल पार्टनरशिप में बदलाव है। तो मेरी आपसे विनती है कि हर एक ऑडिट के टाइम पे आप राइटिंग में लो पार्टनरशिप फर्म से कि आपकी कॉपी दो और उसमें कोई चेंज है या नहीं है। अगर चेंज है तो उसकी रिवाइज पार्टनरशिप डीड कॉपी मांगो और बाद में ये कॉलम भरो, वरना आप गलती करोगे। क्योंकि सीएनडीजी का रिपोर्ट है कि सीए साहब देखते ही नहीं है। और ऐसा भी लिखा है, आई एम टेलिंग यू ओपनली, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा भी लिखा है सीएनडीजी ने कि सीबीटी ने लिखा है सर्कुलर में कि अगर ऐसे सीए मालूम पड़ते हैं आगे जाकर ईओ को बताए तो आप हमें कंप्लेन करो, वी विल फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट दिस सीए इन सीए इंस्टीट्यूट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड की कॉपी रिकॉर्ड में रखे रखे रखे। अब इंटरेस्टिंगली क्लोज नंबर बी क्या कहता है, अगर पार्टनर में कोई चेंज हुआ है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है तो आपको लिखना है। आई रिपीट, कहां चेंज हुआ है ध्यान से पढ़े, पार्टनर में, यानी कोई एडमिशन हुआ, कोई रिटायरमेंट हुआ, कोई डेथ हुआ। या क्या लिखा है, चेंज इन, मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे आप देखें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसके कंपैरिजन में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज कंपेयर टू व्हाट प्रीसीडिंग ईयर, तो ही आपको यहां रिपोर्ट करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर चेंज इन रेम्यूनरेशन रेशियो है तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखें क्या लिखा है, ओनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आर यू गेटिंग। अगर रेम्यूनरेशन में सिर्फ बदलाव आया है तो मेरे हिसाब से इस 3CD फॉर्म में आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वॉलंटरली करना चाहते हैं एज ए प्रैक्टिशनर, ठीक है, एज एन आर्टिकल आप करें, लेकिन लॉ डज नॉट रिक्वायर, फॉर्म डज नॉट रिक्वायर चेंज इन रेम्यूनरेशन रेशियो। आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी। आगे चलते हैं, क्लोज नंबर 10 ये कहता है आप नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन लिखें, उसका डिस्क्रिप्शन लिखें। और लिखा है कि अगर एक से ज्यादा बिजनेस है तो नेचर ऑफ एवरी बिजनेस शुड बी मेंशन, बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3। अगर एक से ज्यादा बिजनेस है तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। नंबर 11 अब आपके काम में आएगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 11 क्या कहता है, वेदर बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर 44AA, इफ यस देन मेक ए लिस्ट ऑफ दिस। तो मेजोरिटी केस में बिजनेसमैन को लेकर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नो, नो बुक्स प्रिस्क्राइब। अगर वो बिजनेसमैन है तो नो बुक्स प्रिस्क्राइब। अगर प्रोफेशनल है तो आपको क्या लिखना है, हाँ, आपको क्या लिखना है, यस, यस। और आपको क्या करना है, रूल 6F लिखना है। यस करके आपको रूल 6F हमने जो देखा था उसमें जो कैश बुक, लेजर, वो सारा लिस्ट लिखना है। तो क्लोज नंबर ए क्या बता रहा है, प्रिस्क्राइब की बात कर रहा है, मेंटेन की बात नहीं कर रहा है। क्या लॉ में प्रिस्क्राइब किया है, तो बिजनेसमैन के लिए लिखेंगे नो, प्रोफेशनल के लिए लिखेंगे यस एज पर रूल 6F, और कैश बुक, जर्नल, जो भी हमने पढ़ा था, वाउचर, सब कुछ ठीक है। फिर क्लोज बी क्या कहता है, लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन एंड द एड्रेस एट विच बुक्स आर केप्ट। और आगे लिखता है अगर कंप्यूटर सिस्टम में है तो बुक्स ऑफ अकाउंट जनरेटेड बाय सच कंप्यूटर सिस्टम। If books are not kept at one location, please furnish the address of location along with the details of books maintained at each location. तो ये क्लोज क्या कहता है, पहला पार्ट है प्रिस्क्राइब, जिसके बारे में मैंने शुरुआत की, लेक्चर की शुरुआत की 44AA की, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। अब 44AA में अगर मान लो आपको बुक्स रखने हैं या नहीं रखने हैं, आपने जो ऑडिट किए, क्या मेंटेन किए, उसका लिस्ट देना है। फिर उसका एड्रेस देना है, कहाँ, कौन से लोकेशन में। अगर वो कैप्ट किए हैं मोर देन 1 लोकेशन, जैसे कि ब्रांच ऑफिस है, तो आपको सारे लोकेशन देने हैं। और सारे लोकेशन पे क्या क्या रखा है, कौन से बुक्स हैं, जर्नल है, कैश बुक है, लेजर है, वो सारा, सेल रजिस्टर है, परचेज रजिस्टर, वो सारा लिस्ट लिखना है, ठीक है। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है तो कौन से बुक्स जनरेट हो सकते हैं, उसका लंबा लिस्ट लिखना है। तो उसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं, कैश बुक है, सेल रजिस्टर है, परचेज रजिस्टर है, लेजर है, ये सारा आप क्या कर सकते हैं, बैंक बुक है, ये सारा आप क्या निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, whether the profit loss includes profits and gains on presumptive taxation। क्या इसके अंदर कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाली इनकम है, अगर हाँ है तो उसको आप क्या करो, उसको यहां रिपोर्ट करो, ठीक है, उसको आप क्या करो, यहां रिपोर्ट करो। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट। अगर 12G है, 12G यानी ऑप्शनल, 115
अच्छा 12G देखना पड़ेगा, आई थिंक 12G, आई नीड टू लुक एट दैट। फर्स्ट शेड्यूल है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, 12G आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या होगा, परहैप्स इट विल बी ऑप्शनल टैक्स रिजिम। तो उनका ये कहना है कि अगर प्रिजम्पटिव टैक्स वाली कोई इनकम है आपके प्रॉफिट लॉस में, तो उसको आप क्या करो, यहां दिखाओ, रिपोर्ट करो कि कितनी इनकम इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर क्लोज नंबर 13 जो है, 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, 13 14 ये सारे जो है आईसीडीएस को लेकर है, तो उसकी आपकी अलग फैकल्टी डील करने वाली है 13 14, तो आई एम राइट नाउ गोइंग टू स्किप देम। 15 बहुत महत्वपूर्ण है। 15 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। 15 क्या कहता है, इसके बारे में मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं, और आप थक जाएंगे कि लॉ किस तरह पढ़ना पड़ता है। 15 देखें, गिव फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो आपको जानकारी है कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। उसको लेकर सेक्शन कौन सी है, 45 सब सेक्शन 2। और आपको क्या देना है इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बस उतना ही देना है। तो व्हाट इज द कैपिटल एसेट, व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब आपको इसके बारे में जानकारी है। ये रिपोर्ट कब देना है आपको, ऑडिट रिपोर्ट जब आप कन्वर्जन करते हैं तब। लॉ ये नहीं कहता जब आप बेचते हैं तब इंफॉर्मेशन दो, इतना ही बताया है कि जब कन्वर्जन होता है अगर कोई साल में, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन यहां दो, डेट ऑफ कैपिटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कितनी अमाउंट से आपने कन्वर्जन किया। अब आपको जानकारी है उसका कैपिटल गेन कब चुकाना है, 45(2) में। क्या जानकारी आपके पास, 45(2) में कब चुकाना है। एक काम करते हैं, मैं 45(2) में बाद में आता हूं, क्योंकि मेरी अलग अलग प्रेजेंटेशन है। पहले 3CD में पढ़ लेता हूं 20 तक, ठीक है, फिर हम वो मेन शीट में जाते हैं, और एक कुछ टेक्निकल इश्यूज जो मुझे बताना है अगले 5-10 मिनट, दैट आई विल शेयर। नाउ पे अटेंशन, पॉइंट नंबर 16, वो कह रहे हैं अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस। ध्यान से पढ़े, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस, लेकिन वो सेक्शन 28 में फॉलो हो रहा है। अब सवाल उठेगा 28 यानी बिजनेस है, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जिसको बोलते हैं हम पीजीपीपी। तो ऐसी कौन सी आइटम जो पीएनएल में नहीं दिख रही है, लेकिन सेक्शन 28 में, आई विल टेल यू, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर ड्यूटी ड्रॉबैक, अभी लंबा नहीं पढ़ रहा हूं मैं, रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, जीएसटी, सारा जीएसटी यहां लिखा नहीं लेकिन इट विल बी कवर्ड हियर। फिर एस्केलेशन क्लेम, फिर एनी अदर आइटम ऑफ इनकम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट लिखा है कैपिटल रिसिप्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल रिसिप्ट। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा जब हम सेक्शन 28 देखेंगे 2-3 मिनट के अंदर। तो सेक्शन 16 क्या कहता है, जो पीएनएल में क्रेडिट नहीं हुई है, ऐसी सेक्शन 28 की इनकम या ऐसी कैपिटल रिसिप्ट या ऐसी इनकम जो पीएनएल में नहीं आई है, ठीक है। अब पहले इसको समझे, एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम में क्या आएगा, मान ले आप किसी इंडिविजुअल का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, अब उसकी सेविंग अकाउंट है और उसने पर्सनल अकाउंट्स नहीं लिखे हैं, और उसका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें उसकी इंटरेस्ट इनकम है। अब करंट ईयर से डिविडेंड भी टैक्सेबल हो गया, डिविडेंड इनकम है, या मान लो एफडी इंटरेस्ट है, फिर उनके कैपिटल गेन है उसके अंदर पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में। तो ये सारे यहाँ डी और ई में आएंगे। आर यू गेटिंग, विच इज एन इनकम बट नॉट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, क्योंकि वो कहाँ गया है, पीएनएल में नहीं लिया है उसने, सेविंग अकाउंट में लिखा है, और पर्सनल बुक्स उसने नहीं लिखे है, ठीक है। अब उसको लेकर बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारे व्यूज है कि हमें उसकी सेविंग अकाउंट देखनी पड़ेगी। आंसर इज यस, क्योंकि हमारे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मांगता है, 80C 80DA सारी प्रूफ हमारे से मांगती है। अगर हमें सारी प्रूफ देनी है तो उसके पर्सनल अकाउंट देखने ही पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर उसने पर्सनल अकाउंट नहीं मेंटेन किए है, देन वी नीड टू गो थ्रू, वी नीड टू ऑब्टेन ए स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, और वी नीड टू गो थ्रू हिम हिज सेविंग पासबुक एज वेल, ठीक है। तो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 17, अगर उसने लैंड बिल्डिंग बेचा है और वो 43C या 50C में फॉल हो रहा है, तो जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल दैट यू शुड सेल इट फॉर ए कंसिडरेशन
मोर देन दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसको बोलते हैं जंतरी वैल्यू सर्कल रेट, उससे ज्यादा भाव या उतने भाव पे बेचना पड़े। अगर आपने कम भाव से बेचा है तो एज एन ऑडिटर आपको उसको रिपोर्ट करना है। 43 सीए लगता है बिजनेसमैन को, और 50 सी लगता है जो जिसकी कैपिटल एसेट है। तो जिसकी स्टॉक इन ट्रेड यानी बिल्डर है, डेवलपर है, उनके लिए 43 सीए लगता है। और अदर देन बिजनेसमैन है, उसको कौन सी सेक्शन लगती है? 50 सी। तो क्या डिटेल देनी है आपको? डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी देनी है, क्या कंसिडरेशन रिसीव किया है वो देना है, और जो स्टैंप अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार है, उसने कितनी वैल्यू एडॉप्ट की है वो आपको लिखनी है। ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो आप स्टैंप ड्यूटी की अमाउंट से निकालेंगे। स्टैंप ड्यूटी अमाउंट से आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। स्टैंप ड्यूटी अमाउंट डिवाइडेड बाय 0.49 आप करेंगे तो आपको कंसिडरेशन मिल जाएगा, क्योंकि 4.90% स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो दिस रिपोर्ट यू हैव टू प्रिपेयर इट इन क्लोज नंबर 17। ठीक है, अब क्लोज नंबर 18। क्लोज नंबर 18 डेप्रेशन को लेकर है, उसमें ये एक पॉइंट है, उसके बारे में मैं अभी चर्चा कर लेता हूं। अब उन्होंने बताया एडजस्टमेंट मेड इन डब्ल्यूडीबी बिकॉज ऑफ सेक्शन 115 BAA। तो 115 BAA क्या है? 115 BAA ऑप्शनल टैक्स है कॉर्पोरेट के लिए, कि अगर वो चाहे तो वो 22% टैक्स दिखा सकते हैं। कितना? अभी टैक्स रेट क्या लगता है नॉर्मली कंपनी को लेकर, जिसका 400 करोड़ से टर्नओवर कम है, ऐसी कंपनी का टैक्स रेट है कितना? 25%। लेकिन वो चाहे तो VAA में 22% में जा सकते हैं, उनको मैट भी लागू नहीं होगा। यह एक फायदा है 115 BAA में जाने का, कि उनको मैट भी लागू नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब उनके जो लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो उन्होंने बताया है खास करके अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है और लॉसेस हैं कुछ सेक्शन को लेकर, इट इज डीम्ड टू हैव बीन सेट ऑफ, तो उसका आगे फ्यूचर में सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगा। नंबर 2, ये क्लियर हो गया। अब नंबर 3, उसी 115 BAA में लिखा है कि ऐसी कंपनी जो ऑप्ट करती है 115 BAA में, तो उनके जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, जितने भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो सारे ब्लॉक में ऐड करने हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी ब्लॉक की अमाउंट को बढ़ाना है, यानी फ्यूचर में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा। आई रिपीट, अगर कोई कंपनी है वो 115 BAA में जाना चाहती है 2021 से, और उसका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मान लो 40 लाख रुपए पड़ा है, आपको पिछला रिटर्न खोल के देखना है, पिछले रिटर्न में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना पड़ा है? 40 लाख रुपए। तो वो 40 लाख रुपए आपको यहां ऑडिट रिपोर्ट में ऐड कर देने हैं। अगर वो 115 BAA ऑप्ट करती है तो एडजस्टमेंट टू बी मेड टू द ब्लॉक इन WDB, तो वो 40 लाख यहां क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सीधा सीधा मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्लोज नंबर 19। क्लोज नंबर 19 सारा पीजीबीपी है, उसमें कुछ जरूरी क्लोज होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। सारे पीजीबीपी के स्पेशल डिडक्शन है। और क्लोज नंबर 20 है बोनस कमीशन को लेकर। अगर आपने एम्प्लॉय को बोनस कमीशन दिया है तो आपको उसकी यहां डिटेल देनी है बोनस कमीशन की। ठीक है, और 20 भी ये कहता है कि अगर आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ ध्यान दे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ? एम्प्लॉय, यानी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो ये क्लोज में फॉल नहीं होगा, उसके लिए अलग क्लोज है, दूसरी फैकल्टी डील करेगी। सिर्फ कौन सा कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, रिसीव्ड फ्रॉम होम? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है। और क्या इंफॉर्मेशन देनी है? कौन से फंड के लिए आपने पीएफ है, ईएसआई है, वो आपको यहाँ लिखना है। फिर कितना कलेक्ट किया एम्प्लॉय से, वो अमाउंट लिखनी है। उसकी ड्यू डेट पीएफ एक्ट में, ईएसआई एक्ट में क्या थी, ड्यू डेट लिखनी है। एक्चुअल अमाउंट आपने कितना पे किया ड्यू डेट के तक, सॉरी कितना आपने पेमेंट किया वो लिखना है। और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट लिखना है, कब आपने पे किया वो लिखना है। ये एज एन ऑडिटर आपको यहाँ लिखना है। तो आई थिंक गॉट द क्लैरिटी अप टू 20। अब मैं दो चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं एंड देन वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। आई विल टेक 5 to 10 मिनट्स एंड दैट वुड बी ऑन सेक्शन 28 कि ऐसी कौन सी इनकम होगी जो P&L में नहीं दिख रही होगी। ठीक है, और ये 45(2) क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये दो चीजें बहुत टेक्निकल है और एग्जाम को लेकर भी, कहीं भी आप इंटर या फाइनल दे रहे हैं सीए की, तो वहां भी आपको वो काम आएगा। ठीक है, तो आई विल टेक 2, 3, 4, 5 मिनट्स मैक्सिमम एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जस्ट आई एम शेयरिंग न्यू स्क्रीन, पे अटेंशन।
नाउ यस सेक्शन 28, उस सेक्शन 28 में मैं रिलेवेंट पॉइंट दिखा रहा हूं, ऐसा तो बहुत लंबा लिस्ट है, आई हैव गिवन मेनी प्रैक्टिकल्स ऑन दैट, आप जरूर उसको देखें। और आई विल शेयर वन प्रैक्टिकल ऑडिट सिचुएशन where we stopped doing audit of that firm since many years and we were the auditor for many years, लेकिन हमने वो ऑडिट परमानेंटली फिर बाद में छोड़ दिया क्योंकि उनको बहुत दुख लगा, हमारे पुराने क्लाइंट थे, और मैंने मना कर दिया कि अगर ये होगा तो मैं ऑडिट नहीं करूंगा। देखें सेक्शन 28(4) क्या लिखा है, ध्यान से देखें। बेनिफिट और पर्क अराइजिंग फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। पढ़ ले वापिस, क्या लिखा है, बेनिफिट और पर्क अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब उसका प्रैक्टिकल सिचुएशन में बताता हूं, और हमने जो ऑडिट छोड़ दिया, हमारे 25 साल पुराने क्लाइंट थे और उसका ऑडिट हमने छोड़ दिया। बहुत प्रैक्टिकल, ध्यान से सुना। क्या कहता है क्लोज नंबर 4, 28(4), एनी बेनिफिट और पर्क अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो एक गलत फहमी निकाल दे कि परक्यूसिट पे सिर्फ सैलरीड क्लास को टैक्स देना पड़ता है, वो गलत फहमी है। पीजीबीपी यानी बिजनेसमैन को भी पर्क पे टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल, सीए साहब हमारे, आपकी ऑफिस के आपके बॉस, ठीक है, जो आपके बॉस हैं, अगर मान ले वो कि बाटा शोरूम का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, अगर बाटा शोरूम का ऑडिट कर रहे हैं और वहां आपके बॉस गए और आप भी साथ में थे, दीपावली का टाइम है, वो खरीदी करने गए, और मान लो उन्होंने 7-8 हजार के कुछ जूते खरीदे, ठीक है, फैमिली मेंबर के मिला के, अब वो पैसे देने जा रहे हैं, और वहां जो बैठा है वो मना कर रहा है, अरे साहब आप तो हमारे ऑडिटर हैं, आप कितनी हमारी ध्यान रखते हैं, कहां आपसे 8,000 रुपए ले। I will tell you this is a benefit arising from exercise of profession. So this is an income of your CA and this is not credited to P&L. So ideally it should be reflected in tax audit report. अगर CA firm audit में जा रही हैं तो ऐसे कोई benefit मिले हैं client से, that should be reported. Number 1. दूसरा एग्जाम्पल डॉक्टर में बहुत कॉमन है, डॉक्टर को व्हाइट गुड्स की गिफ्ट मिलती है, फ्रिज मिलता है, एयर कंडीशन मिलता है, बहुत सारा, फॉरेन टूर मिलती है, तो दैट शुड बी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो होती है दैट यू शुड रिपोर्ट। दिस इज एन इनकम नॉट क्रेडिटेड टू P&L। अब आप हैरान हो जाएंगे, सर आप बोलेंगे हमारे सीए साहब ने जूते खरीदेंगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए। जो मालूम नहीं पड़ेगा वो ठीक है, लेकिन फॉरेन ट्रिप डॉक्टर साहब की वो तो आपकी ध्यान में आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डॉलर मिलेंगे, और डॉलर मिलेंगे लेकिन फॉरेन टिकट नहीं मिलेगी, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब मैं जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ था मेरी ऑफिस से, उसकी बात कर रहा हूं। हम ऑडिट कर रहे थे एक टायर डीलर का, बहुत बड़ा डीलर है, आज भी अहमदाबाद का डीलर है, बहुत पुराना डीलर है, बहुत पुराना, सरदार जी हैं, उनका हम ऑडिट करते थे सालों से, मेरे पिताजी। अब हुआ क्या कि एक साल मैं ऑडिट में गया तो मैंने देखा कि ग्रॉस लॉस आया है, ट्रेडिंग में लॉस आया। मैं हैरान हो गया कि ट्रेडिंग में लॉस कैसे आया, इसलिए मैंने कंपैरिजन किया। जैसे ऑडिट में आपको बताया जाता है वन ऑफ द टूल इज व्हाट, रेशियो एनालिसिस। तो मैंने कंपेयर किया तो उनका बहुत मार्जिन बहुत कम रहता था, क्योंकि टर्नओवर बहुत था, 40 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़ ऐसा टर्नओवर था, और उनका जीपी रहता था 2 से 3%। तो मैं हैरान हो गया कि लॉस क्यों आया। फिर मैंने देखा कि हर वक्त उनको टर्नओवर डिस्काउंट मिलता था, और करंट ईयर में टर्नओवर डिस्काउंट नहीं आया। आप सुन रहे हैं मुझे सब लोग, करंट ईयर में टर्नओवर डिस्काउंट नहीं आया, और डिस्काउंट बनता था 1%, 2% जैसा, तो उनका पता नहीं लॉस निकल आया, जीपी लॉस आया। तो मैं हैरान हो गया। फिर मैं ऑडिट कर रहा था, तो मैं जो बोल रहा हूं, मारुति उद्योग का, सॉरी जेके टायर का लेटर मिला कि आपको इस टाइम हम टर्नओवर डिस्काउंट नहीं देंगे, हम आपको मारुति गाड़ी देंगे। क्या देंगे हम आपको? मारुति गाड़ी देंगे। और उनको करीबन 30 या 40 अल्टो गाड़ी मिली। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जेके टायर को टायर बेचने मारुति कंपनी को, मारुति ने बोला होगा हम आपके टायर खरीदेंगे अगर आप हमारी मारुति बिकवा दे, उनका कोई टारगेट होगा। तो मारुति ने टायर गाड़ियां किसको दे दी? अल्टो गाड़ियां जेके टायर को। जेके टायर ने किसको दे दी? उनके डीलर को, कि भाई इस टाइम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको गाड़ियां मिलेगी। फिर मुझे याद आया कि मेरे इसी क्लाइंट का एक जो ब्रदर था, उसका मुझे फोन आया, अभी तो वो दुनिया में नहीं रहे, उनका मुझे फोन आया कि मेहुल भाई आपको अल्टो गाड़ी लेनी। मुझे याद आया, उनका फोन आया था कि नई गाड़ी पेटी पैक आपको शोरूम में से लेनी है और 25,000 रुपए डिस्काउंट, और आपको रोकड़े देने हैं। मैं बोला यार ये कैसा काम है?
मुझे समझ में नहीं आता है रोकड़े वाला और नई गाड़ी, मैं हैरान हो गया। फिर मुझे रिकलेक्ट हुआ कि ये इनके पास 30-40 गाड़ी आई थी करोड़ रुपए की, और उन्होंने रोकड़े में बेच दी और घर में ले गए 1 करोड़ रुपए, और यहां जीपी लॉस हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन काइंड, नॉट क्रेडिटेड टू P&L। इफ यू आर ए ट्रू ऑडिटर ओनली यू कैन सी। तो हमने उनको बोला कि आपको ये इनकम दिखानी पड़ेगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम इनकम नहीं दिखाएंगे। तो हमने ऑडिट छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि हम बहुत पुराने ऑडिटर थे उनके। फिर बाद में अभी आज भी हम उनका ऑडिट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव व्हाइल कैरिंग आउट ऑडिट। आई एम शेयरिंग द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ टैक्स ऑडिट। ठीक है, अब मैं और एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। 28 में हमने देखा था कैपिटल रिसिप्ट। अब मैं एक अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 18 में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हम आपके कुछ सवाल हैं उसको लेंगे हम। प्रैक्टिकल सेक्शन 28 क्या कहता है, ध्यान से देखें। 28(1)(a), सॉरी 28(2). 28(2) ये कहता है कि आपको कंपनसेशन मिला है, कंपनसेशन मिला है, और ध्यान से पढ़ें, बहुत सारे क्लोजेस हैं, आप आराम से पढ़ें, मैंने प्रैक्टिकल लिखे हैं सबके। उसमें क्लोज नंबर ई बता रहा हूं, बिजनेस की पहली सेक्शन क्या कहती है, अगर कंपनसेशन आया इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, यानी आपको कंपनसेशन मिला है फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स, कंपनसेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस, और अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 18 में। क्या कहता हूं मैं, आपको कंपनसेशन मिला है, कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हुआ है या टर्मिनेशन हुआ है, तो फाइनेंस एक्ट 18 ने बोल दिया कि ये कंपनसेशन आपकी इनकम मानी जाएगी। और आप फाइनेंस एक्ट 18 खोल के देखें, बजट स्पीच में मेमोरेंडम में लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि वो रिसिप्ट कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, आई रिपीट, वो रिसिप्ट कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, आपको उसको इनकम में लेना पड़ेगा, बिजनेस इनकम में। एग्जांपल, मान लो आपने कोई मशीनरी का ऑर्डर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और आपको 50,000 रुपए कंपनसेशन मिला, तो आपको क्या करना है, वो 50,000 रुपए आपको बिजनेस इनकम दिखानी है, आपको ब्लॉक में से माइनस नहीं करना है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 18 में अमेंडमेंट आया है, एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस, उसका टर्मिनेशन या कैंसिलेशन हुआ। आई होप यू आर गेटिंग। और वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, मैं दिखाता हूं बजट स्पीच, स्क्रीन पे देखो, मैंने प्रैक्टिकल लिखा है उसको लेकर। अभी ये डिबेटेबल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था अमेंडमेंट के पहले, वो ओवररूल हो चुका है, और उन्होंने लिखा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट, इट विल बी चार्ज टू टैक्स वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल। आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दिस पार्ट। अब मैं 2 मिनट 45(2) लेता हूं, और फिर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। And I request that all should participate in question answer. It won't take more than 10-15 minutes. I know that you might be hungry and 2 घंटे आपकी बैठने की ताकत नहीं है, अभी तो फेस टू फेस लेक्चर आपके बंद हो गए। अब 45(2) का टैक्स कब लगता है, आपको जानकारी है। 45(2) में टैक्स कब देना है हमें। Conversion is treated as transfer. Conversion is treated as transfer in the year in which capital asset is converted into stock in trade. लेकिन आपको कैपिटल गेन टैक्स कब चुकाना है, आपको जानकारी है। कैपिटल गेन टैक्स चुकाना है इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, स्क्रीन पे देखें, 2 मिनट लगेगी। आपको कब कैपिटल गेन टैक्स चुकाना है, इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। अब देखें, हमारे कल्याण है, उनकी ज्वेलरी है 3 लाख रुपए की, 2004 में खरीदी थी उन्होंने। अब उन्होंने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया उसको कब, 2007 में। तो डेट ऑफ ट्रांसफर क्या कहलाएगी, 2007। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स कब देना है, जब वो बेचेंगे तब। तो उन्होंने बेचा कब है, उन्होंने बेचा है स्टॉक इन ट्रेड में से 10 मई 20 को। तो कैपिटल गेन टैक्स कौन सी साल में लगेगा, 2021 में लगेगा। ठीक है, ये सोल्ड आउट फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा सवाल आपके सामने ये है, अगर मान ले कब उन्हें कन्वर्जन किया, 2007 में, बेचा कब, 2020 में। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर वो कन्वर्जन नहीं करते, मैं आपको चैट बॉक्स में आंसर डालने को बोल रहा हूं, अगर वो कन्वर्जन, सॉरी, उन्होंने कन्वर्जन कर दिया 2007 में, आई एम सॉरी, आई रिपीट द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने दिखाया, उन्होंने कन्वर्जन कर दिया 2007 में, बेचा कब है, 2020 में। तो कैपिटल गेन टैक्स कब देना है, 2020 में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मान लो मिस्टर कल्याण ने उसको बेचा नहीं होता 2020 में, और उनकी डॉटर जो यूएसए में रहती है, वो यहां आई इंडिया में, और इंडिया में उसने देखा कि ये जो गहना देखा,
और गहना देखकर वो बहुत उसको पसंद आया और पिताजी को पूछा ये गहना क्या है, तो उन्होंने बताया ये मेरी कैपिटल एसेट है, तुम्हारी दादी की दादी का पहले का, ये हमारे पुरखों का ये गहना है, बहुत एंटिक पीस है, और मैंने अभी दुकान चालू करने के बाद 13 साल से पड़ा हुआ है, 2007 से, और कोई मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है। अब लड़की ने बोला कि ये मुझे बहुत पसंद है पिताजी, मैं ले जाऊं। अब एक ही लड़की और वो भी लड़की और पिताजी का हृदय, तो पिताजी ने बोला तू ले जा। अब मुझे बताओ कल्याण ने क्या किया? हैड ही सोल्ड आउट फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड? हाँ के ना? हैड ही सोल्ड आउट? नो, उसने गिफ्ट दे दिया उसकी डॉटर को। तो सवाल ये उठता है क्या उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? आप चैट बॉक्स में आंसर लिखें, एंड देन आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स अदर क्वेरीज। आर यू गेटिंग? कल्याण ने बेचा नहीं, उनकी बेटी को, डॉटर को गिफ्ट में दे दिया, तो क्या उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, हाँ या ना? अब चैट बॉक्स में बताइए। कोई आंसर नहीं आ रहा है। आंसर इज, वन आंसर इज कमिंग फ्रॉम कूपा, नो। फिर फटाफट बताइए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, अगर आप चैट कर पा रहे हैं तो, मोबाइल लेकर बैठे हैं। नो, याद रहे, नो, वेरी गुड, नो। यस, लायबल टू पे। हाजी मोहम्मद, आपका आंसर यस है, क्यों? कुछ बता रहे हैं गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब ध्यान से देखें, कुछ बता रहे हैं हस, हाँ, क्योंकि दो ही आंसर पॉसिबल है, ना या हा, लेकिन हा वाले जो है उसका रीजन क्या है? तो आप सेक्शन पढ़ें। अब मैं स्क्रीन पे सेक्शन दिखा रहा हूं, 2 मिनट देखें। लॉ बहुत इंटेलिजेंट है, और मैं जो बता रहा हूं ऐसे सम हिंदुस्तान की कोई बुक में नहीं है, इसको लेकर किसी ने सम नहीं लिखे। आप देखें लॉ क्या कहता है। नोशनल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, और क्या लिखा है, ध्यान से देखें, और अदरवाइज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड में से कोई भी हिसाब से उसको ट्रांसफर करते हो, कुछ भी तरीके से आप ट्रांसफर करते हो, आपको कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ेगा। ध्यान दे। अब आप, किसी ने लिखा है गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, याद रहे गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर कौन सी सेक्शन में लिखा है? 47 में लिखा है। 47 कौन से चैप्टर में आता है? कैपिटल गेन में आता है। यानी 47 किसको लागू होता है? कैपिटल एसेट को लागू होता है। हमारा ये एसेट अब कैपिटल एसेट नहीं रहा, उसको आपने कहां कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। यानी गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर वाला कंसेप्ट यहां लागू नहीं होगा। तो लॉ सिंपली कहता है अगर आप बेच रहे हैं या कोई भी करके, कुछ भी करके स्टॉक में से बाहर निकल रहा है, आपको बिजनेस, सॉरी, आपको कैपिटल गेन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड लिखा है अदरवाइज ट्रांसफर्ड। Are you getting me not? Then Rucha Bhatia is very correct. She had said it is not sold, otherwise transferred, and otherwise transferred, that's why it is chargeable. So this is wonderful answer coming from Rucha Bhatia. अब मैं आपकी कुछ क्वेरीज हैं उसको एड्रेस कर रहा हूं. I request for a few minutes all should stay and then we will end up. So I think whether queries are being moderated by somebody will read or I have to read on my own. Okay, मैं read कर रहा हूं. चलो 5-6 क्वेरी है फटाफट. तनिष्क का क्वेरी है, हाउ हायर परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड? याद रहे हायर परसेंटेज आपको एस्टिमेटेड दिखाना है 44 AD में. आपका क्लाइंट को आपको पूछना है, वो बोलता है कि मेरा कुछ मुनाफा रफली मेरा 10% मुनाफा है, तो ठीक है आप 10% दिखा दो. तो परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है, आप उसको उसे ही पूछ लो कि तुम्हारा परसेंटेज कितना है इनकम का. ठीक है, दैट वुड बी द बेस्ट वे टू रिपोर्ट अंडर 44 AD. फिर लिखा है कैन 44 AD बी क्लेम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस? यस, आपकी मर्जी, इट इज एन ऑप्शनल सेक्शन. आप चाहे तो पहले साल से ले सकते हैं, आप चाहे तो बाद में ले सकते हैं. फिर तनिष्क का ही सवाल है, इन केस फ्रॉम एनी ऑफ द असेसमेंट रिसीव फॉर 6% इंस्टेड ऑफ 8%, विल इट बी स्टिल अ वायलेशन? आंसर इज नो. 8% और 6%, मैंने 8% लिखा है, लेकिन जहां 6% लागू पड़ता है, इट इज नॉट ए वायलेशन. अगर 8 या 6 से कम दिखाते हैं देन इट इज अ वायलेशन. फिर मोहित का सवाल है 44 AD4 फॉर्म फॉलिंग अंडर 44 AD4 एंड लॉस. अब सवाल यह है कि फर्म को लेकर एग्जेम्पशन लिमिट है कि नहीं, उसके बहुत सारे कंफ्यूजिंग व्यूज हैं. तो हम लोग उसका ऑडिट करते हैं क्योंकि फर्म को लेकर अगर देखने जाए तो एग्जेम्पशन लिमिट है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली एग्जेम्पशन लिमिट की कोई बात ही नहीं है. तो डोंट लुक एट एग्जेम्पशन लिमिट कंसेप्ट फॉर अ फर्म. इफ इट डिक्लेयर्स इनकम लोअर देन 8% और 6%, तो हम लोग ऑडिट करते हैं. तो देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज अमंग द प्रैक्टिशनर्स. ठीक है. फिर मोहित का सवाल है, सेल प्रोसीड ऑफ एसेट हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड इन रिसिप्ट
यस, अगर इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने मशीनरी बताया, अगर मान लो म्यूचुअल फंड है तो वो नहीं आएगा, इट इज नॉट ए बिजनेस रिसिप्ट, लेकिन मशीनरी बेची है तो इट इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस रिसिप्ट, तो मशीनरी रिसिप्ट शुड बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ 2 करोड़ टर्नओवर लिमिट। लेकिन मान ले ये आपका इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है या मान लो कोई बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर है, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि दैट इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर वेदर पार्टनर रिसीविंग रेम्यूनरेशन फॉर पार्टनरशिप कैन ऑप्ट फॉर प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम फॉर रेम्यूनरेशन, आइडियली देखने जाए तो यस, बट वी आर नॉट सजेस्टिंग, क्योंकि उसमें कोई डिडक्शन 50% लेने की गुंजाइश ही नहीं है, पूरा रेम्यूनरेशन टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें खर्चा क्या होगा उसका, देयर वुड नॉट बी एनी एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग सच इनकम, इसलिए नॉर्मली हम सजेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन वो रेम्यूनरेशन पूरा दिखा दे, ठीक है, वो रेम्यूनरेशन पूरा डिक्लेयर कर दे, जैसे मैं दिखाता हूँ पूरा रेम्यूनरेशन डिक्लेयर कर देता हूँ इसको लेकर, तो दैट यू कैन डू इट। ठीक है, फिर आगे कुछ सवाल हैं। If I am adding value of unabsorbed depreciation in a block, will get depreciation future. How is it said to be deemed to be set off? You are right. Depreciation को लेकर ही उन्होंने ये रिलैक्सेशन दिया है। तो पहले लॉ क्या करते हैं, पहले लॉ लिख देते हैं डीम टू बी सेट ऑफ, फिर बाद में प्रोवाइजो एक्सेप्शन लिखते हैं, तो ये एक्सेप्शन में फॉलो होता है। तो यू हैव हर्ड प्रॉपरली, अगर मैं स्क्रीन दिखाता तो वहां लिखा है डीम टू बी सेट ऑफ, फिर बाद में प्रोवाइजो लिखते हैं कि पर्टिकुलरली फॉर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन, उसको आप ब्लॉक में ऐड कर दो तो फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। So I think almost I have answered every query. So I request the committee member to take charge. Before he take charge, I would like to thank you, all of you. I'd like to thank Ahmedabad branch of ICI, Vikasa branch, that it had given me an opportunity to share my views on tax audit as well as the applicability and clauses. I'm thankful to the chairman, vice chairman, as well as the committee member Harit Dhariwal for arranging such a wonderful series of seminar. And I am very much thankful to the Almighty Lord Krishna, that who had gifted me this body, mind, and soul, and he had given me this wonderful capacity to explain, wonderful brain, and wonderful oration. I am thankful to Almighty that he had given me this entire structure so that I will be available for you. And I am thankful to all of you again, because you have patiently, लाइन टू लाइन मैंने आपको पढ़ाया है और आपने 2 घंटे ऑलमोस्ट, जितने भी 50 बच्चे थे, they have attended. I am thank you all. Now I request the committee member to take up the matter. Thank you so much, sir. It means so much to us that you came and you gave us this session. I'm pretty sure all of us learned so much from you. ऐसे कई सारी चीजें थी जो हम प्रैक्टिकली नहीं सीख पाते हैं इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप और मे बी इवन द सेकंड और थर्ड, बट आपने जैसे एग्जांपल्स के साथ हर चीज एक्सप्लेन करी, उससे कितना कुछ क्लियर हुआ। ये सारे एग्जांपल मेरी बुक में लिखे हुए हैं, एंड दिस बुक इज अवेलेबल ओनली फॉर फाइनल। दिस इज आई एम नॉट नाउ टीचिंग एनी सेकंड लेवल, तो दिस बुक इज अवेलेबल फॉर फाइनल। तो इसमें मैंने बहुत छोटे छोटे और बड़े प्रैक्टिकल भी लिखे हैं, बिकॉज अल्टीमेट इज ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड। इनकम टैक्स कोई चार्ट वाली बात नहीं, यू हैव टू रीड लाइन टू लाइन। तो जो हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे, दे ऑल हैव स्टडीड अंडर मी, अरित सर हैं, फेनिल सर हैं, तो उनका ये कहना है कि यू शुड टीच देम, बिकॉज यू नीड टू लर्न लाइन टू लाइन। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ लें तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, और अगर उसकी एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे सीनियर से, आपके पीयर कलीग से, तो अपने आप उसके क्या मिल जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। I think shall we end? I have taken enough time, more than 2 hours and almost 15 minutes. Yeah. No problem, sir. We are glad that you came. We feel really lucky. Bye, all of you. Thank you. Yes, Thank sir. you once again. Yeah. If there is any pending questions, we will note them down and we will answer them by the end of this series. Participants can leave now. Okay, Khushi, thank you. Most welcome.
खुशी